मंदिर के सामने पहुंचते ही अजिंक्य ने बाइक रोक दी और काव्या को उतरने का इशारा किया। फिर खुद उसका बैग उठाते हुए काव्या के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी चाल में तेज गति थी। शायद अजिंक्य बिना किसी भी अड़चन के जल्द से जल्द काव्या से शादी कर लेना चाहता था। मंदिर के अहाते के अंदर आते ही छवि की नजर जैसे ही अजिंक्य के साथ आती काव्या पर पड़ी, वो अंदर ही अंदर जल भुन बैठी। छवि ने मन ही मन खुद से कहा, काव्या के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मुझे तो लगा कि मेरी बातें सुनकर काव्या थोड़ा सहम जाएगी, लेकिन ये तो बेशर्मों की तरह यहाँ अजिंक्य से शादी करने पहुंच गई। काश अगर काव्या ने आज आने को मना कर दिया होता तो अजिंक्य सिर्फ मेरा होता, सिर्फ और सिर्फ मेरा। सोचते हुए उसने घूर कर काव्या को देखा जो उसकी तरफ ही तेज कदमों से चली आ रही थी। काव्या ने पास आते ही छवि को गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच छवि, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आज इस सिचुएशन में मेरा साथ देकर तूने साबित कर दिया कि तू मेरे परिवार का एक हिस्सा है। काव्या की बात सुनकर छवि ने बनावटी मुस्कुराहट होठों पर सजाई कहा, ठीक है काव्या, उम्मीद है कि तूने आदर्श और आंटी को सब सच बता दिया होगा। नहीं, काव्या ने धीरे से कहा, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई बताने की। काव्या की बात सुनते ही छवि मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसने काव्या का कंधा थपथपाते हुए कहा, इट्स ओके, शादी के बाद बता देना। काव्या के चेहरे पर उदासी की झलक देख अजिंक्य झट से उसके पास आया और छवि को घूरते हुए कहा, तुमने ऐसा क्या कह दिया काव्या से जो इसका मूड ऑफ हो गया? मैंने तो कुछ नहीं। छवि ने बोलने की कोशिश की लेकिन अजिंक्य ने उसे बीच में ही टोका। देखो छवि, मैं जानता हूँ तुम काव्या की इकलौती दोस्त हो, लेकिन प्लीज अब इसके दिमाग में डर बैठाना छोड़ दो। मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। बोलते हुए अजिंक्य ने काव्या का हाथ थामकर नरम लहजे में कहा, काव्या चलो, पंडित जी आ चुके हैं। अजिंक्य काव्या को साथ लेकर पंडित जी से बात करने चला गया, लेकिन छवि बुरी तरह से हताश हो गई थी। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, इस काव्या के चक्कर में अजिंक्य ने हर बार मेरी इंसल्ट की है। मैंने सबसे पहले अजिंक्य को पसंद किया था, लेकिन काव्या ने अजिंक्य को मुझसे छीन लिया और तो और मेरी इमेज भी उसकी नजरों में खराब कर दी। नहीं काव्या नहीं। छवि ने हाथ पकड़े मोबाइल की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें भी अजिंक्य का साथ नसीब नहीं होगा, भले आज ये शादी हो जाए, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगी। बोलते हुए छवि ने मोबाइल की स्क्रीन पर राणावत अंकल के नंबर पर जल्दी से मैसेज टाइप करना स्टार्ट कर दिया। राणावत विला में इस समय फिलहाल जश्न जैसा ही माहौल छाया हुआ था। जयकिशन राणावत अगले दिन होने वाली डील की खुशी में आज तरह तरह के पकवान बनवा रहे थे। काजल राणावत चुपचाप उनके हुक्म पर हामी भरती जा रही थी। इसी बीच हॉल में लगे पर्दे को देखकर भौं से टूटते हुए जयकिशन बोल पड़े, ये पर्दे का रंग कुछ जच नहीं रहा है। काजल, आप अभी ही इसे बदलवा दीजिए, हम नहीं चाहते कि हर्ष साहब को इस बंगले में कोई भी कमी नजर आए। जयकिशन का एक और फरमान सुन काजल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी आदर्श हाथ में फुटबॉल थामे घर के अंदर आते हुए बोला, हे डैड, लेकिन आपको पर्दे क्यों बदलवाने? पिछले हफ्ते ही तो आपके कहने पर मम्मी ने इस रंग के कर्टन्स लगवाए। बोलते हुए वो बेफिक्री अंदाज में सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा ही था कि जयकिशन ने कड़ी लहजे में कहा, आदर्श, हमने आपको फुटबॉल खेलने की इजाजत सिर्फ इसलिए नहीं दी कि आप दिन भर मौज मस्ती करते रहे। याद है ना, अगर 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन में आपका नाम नहीं आया तो फुटबॉल की टीम से आपका नाम वापस लेने में हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। आदर्श जो सोफे पर सुस्ताने की नीयत से बैठा था, डैड की बात सुनते ही हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। डैड, आदर्श ने अटकते हुए कहा, मुझे कॉमर्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स नहीं समझ आती है। डैड, समझ आ जाएगी, कल को चलकर तुम्हें ही फैला बिजनेस संभालना है। अगर हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो। बोलते हुए जयकिशन ने आगे बढ़कर आदर्श के हाथ से फुटबॉल लिया और उसे हॉल के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। आदर्श ने सवालिया नजरों से जयकिशन की तरफ देखा तो वो दांत पीसते हुए आगे बोले, इस बार तो बॉल फेंक दी है, अगली बार ऐसा कोई भी बहाना किया तो तुम्हारी मनपसंद बॉल को तुम्हारी आंखों के सामने फाड़ दूंगा। वार्निंग देकर जयकिशन अपनी स्टडी की ओर बढ़ गए। आदर्श, जो कि अभी मात्र 16 साल का ही था, अपने सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उन्हें टूटता हुआ महसूस करने लगा था। उसने डबडबाई नजरों से काजल की तरफ देखा, लेकिन काजल राणावत बेबसी से बस अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर अंदर ही अंदर कुड़कर रह गई। बिना कुछ बोले आदर्श तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की बोल काव्या के कानों में सुनाई तो पड़े, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे समुद्र में अभी भी गोते खा रही है। नारंगी रंग की सलवार कमीज पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े वो दुल्हन बनी बैठी थी और उसके साथ अजिंक्य सफेद कुर्ते और ब्लू जीन्स में बैठा मुस्कुरा रहा था। शादी संपन्न होते ही अजिंक्य के दोस्त उससे गले लगकर मुबारकबाद देने के साथ साथ पार्टी की डिमांड करने लगे, जबकि दूसरी तरफ काव्या बुत की तरह बैठी अग्निकुंड को एक टक देखे जा रही थी। अपनी साफ हथेली को देख उसका मन उसे अंदर से कचोट रहा था। न मेहंदी, न चूड़ा, न लाल जोड़ा, न कन्यादान, न ही विदाई। ये कैसी शादी है जहाँ बड़ों का आशीर्वाद नहीं? कहीं मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं कर दिया? काव्या के मन में इस बात को लेकर अब तक हलचल मची थी। काव्या को खुद में उलझा हुआ देख अजिंक्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हुए प्यार भरे अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू। आज से हम दोनों एक हो गए और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। बोलते हुए अजिंक्य ने एक छोटी सी चमचमाती अंगूठी काव्या की उंगली में डाल दी। काव्या कुछ हैरानी और खुशी का भाव लिए एक टक अंगूठी को देख रही थी। उसने दूसरे हाथ को अंगूठी पर फेरते हुए उसका स्पर्श महसूस करते हुए कहा, थैंक यू अजिंक्य। इससे ज्यादा उससे कुछ बोला ही नहीं गया। उसका गला भर आया था। कहाँ वो इस शादी को लेकर अपने मन में शंका जता रही थी, जबकि अजिंक्य उसके साथ आने वाली जिंदगी साथ बिताने की बात सोचकर कितना खुश हो रहा था। क्या सोच रही हो? अजिंक्य ने टोका तो काव्या ने सर झटकते हुए कहा, शादी मुबारक हो मिस्टर हस्बैंड। बोलते हुए उसने अजिंक्य के कंधे पर अपना सर रख दिया। अजिंक्य ने उसे कंधे से थाम लिया और सब दोस्तों ने मिलकर उन दोनों की प्यारी प्यारी तस्वीरें भी उतार ली।
एक कोने में खड़ी छवि बार बार अपना मोबाइल देखे जा रही थी। होठों पर बनावटी मुस्कुराहट सजाए वो मन ही मन सोच रही थी, अंकल को आने में इतना टाइम कैसे लग गया? 1 घंटे पहले ही मैसेज किया था, अब तो शादी भी हो गई है। अंकल यहाँ आ भी गए तो क्या ही कर लेंगे। छवि, काव्या ने उसे पुकारा तो छवि ने सकपकाते हुए अपना मोबाइल पीछे करते हुए कहा, हाँ काव्या, क्या बात है? छवि, काव्या ने कहा, तू मेरे साथ घर चलेगी ना? देख, अगर तू साथ रहेगी तो किसी को भी शक नहीं होगा कि मैं इतनी देर से कहाँ थी। मम्मी ने देख भी लिया तो मैं बोल दूंगी कि मैं तेरे घर पर चली गई थी। काव्या की बात सुन छवि ने हैरानी से पूछा, तुम और अजिंक्य तो शादी करके कहीं और जाने वाले थे ना, तो फिर ये प्लान कब चेंज हुआ? अभी, अजिंक्य ने पीछे से कहा। काव्या की उदासी देखते हुए ही मैंने ये सोचा कि इस शादी के बाद हम कुछ समय तक अपने घर वालों से छुपा कर रखते हैं, अचानक से बताना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम दोनों को साथ में काव्या के घर ड्रॉप कर दूंगा। अजिंक्य का फैसला सुनकर एक तरफ जहां काव्या को घर वापस जाने की खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ छवि अपना मन महसूस कर रह गई थी। एक तो पहली शादी बिना किसी भी अड़चन के हो गई और अब ये दोनों उसे ही बलि का बकरा बनाने की सोच रहे थे। छवि ने काव्या के साथ घर जाने की हामी तो भर ली, लेकिन मन ही मन इस शादी को सबके सामने लाने का तरीका भी सोचने लगी। आखिर छवि किस तरीके से अजिंक्य और काव्या की शादी का सच सबके सामने लाने वाली है? क्या अंजाम होगा इस गुपचुप हुई शादी का? ठीक 8:30 पर अजिंक्य ने काव्या और छवि को राणावत विला के पीछे वाली गली में छोड़ दिया था। काव्या बाइक से उतरने के बाद एक टक अजिंक्य को ही देखे जा रही थी। अजिंक्य के इस फैसले पर उसे काफी सुकून महसूस हुआ था। कम से कम वो अपने परिवार के साथ कुछ दिन और रह सकेगी और घर से भागकर शादी करने का गिल्ट भी कम हो जाएगा। काव्या आगे बढ़कर अजिंक्य के सीने से जा लगी। ये देख छवि का सब्र जवाब दे गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने चुपके से अपने मोबाइल पर राणावत अंकल का नंबर डायल कर दिया। स्टडी में बैठे जयकिशन फाइल के पन्ने उलट पलट रहे थे कि तभी उनका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। जयकिशन ने मोबाइल उठाते हुए स्क्रीन पर जगमगाते हुए नंबर को देखा, फिर खुद से कहा, काव्या की दोस्त छवि हमें क्यों कॉल कर रही है? कुछ सोचते हुए जयकिशन ने कॉल पिक करते ही हेलो बोलना ही चाहा कि दूसरी तरफ से 2 लोगों की बात करने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। तुम्हें पक्का भरोसा है ना अजिंक्य? किसी लड़की की आवाज उनके कानों से टकराई और वो 1 सेकंड में करंट खाकर कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो आवाज काव्या की थी। काव्या ने आगे कहना जारी रखा, मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन अब इस शादी का झूठ कब तक बोल पाऊंगी? डैड मेरे लिए कई जगह रिश्ते की बात कर बैठे हैं और मुझे पता है कि वो फिर से किसी न किसी डील के कारण मेरी सौदे वाली शादी करने का ही सोच रहे होंगे। मैं उन्हें ज्यादा दिन तक मना नहीं कर पाऊंगी। काव्या की बात सुन अजिंक्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो? अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। वी आर लीगली मैरिड और तुम्हारे डैड तो क्या, कानून भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। बस कुछ महीने की बात है, फिर हम दोनों साथ होंगे। अब इससे पहले कि तुम्हारे घर पर कुछ पता चले तुम्हें वापस जाना चाहिए। ओके? कल सुबह हम कॉलेज में मिलेंगे, तब आगे क्या करना है वो सोचा जाएगा। काव्या ने डबडबाई आंखों से अजिंक्य से विदा लिया और छवि की तरफ मुड़कर कहा, घर चले? छवि ने बड़े शातिर ढंग से कॉल कट करते हुए हामी भरी, हाँ चलो। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन लाइन की दूसरी तरफ मौजूद जयकिशन राणावत अभी भी बुद्ध की तरह खड़े थे। उनकी बेटी उन्हें इतना बड़ा धोखा दे सकती है, ये सोचकर ही उनके इर्द गिर्द की धरती घूमती हुई महसूस होने लगी। टेबल पर मौजूद मित्तल ग्रुप की फाइल, 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ उनके हाथों से छूटता महसूस हो रहा था। जयकिशन थम से कुर्सी पर जा बैठे। मन तो यही कर रहा था कि अभी के अभी जाकर काव्या को घर से बाहर निकाल दे और उस लड़के को गोली से उड़वा दे, लेकिन फिलहाल उन्हें जुनून से ज्यादा दिमाग से काम लेना था। हाथ में पकड़े मोबाइल पर लगभग 1 घंटे पहले भेजा हुआ छवि का मैसेज भी जगमगा रहा था। अंकल, काव्या अपने कॉलेज के सीनियर अजिंक्य राणावत से जैन मंदिर में शादी करने वाली है। खाना लग गया है। तभी स्टडी के बाहर से काजल की आवाज सुनाई पड़ी तो जयकिशन राणावत ने घड़ी पर नजर डाली। रात के 9 बज चुके थे। जयकिशन ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन कोई ठोस फैसला करते हुए किसी का नंबर डायल कर दिया। खाने के टेबल पर जयकिशन राणावत पहुंचे तो आदर्श और काव्या चुपचाप अपनी जगह पर बैठे दिखे। काव्या छुपते छुपाते घर के अंदर आ चुकी थी। किसी की नजर उस पर पड़ी ही नहीं, इसलिए उसने छवि को भी उसके घर वापस भेज दिया था। दबे कदमों से चलते हुए वो पिछले दरवाजे से घर के अंदर आई और अपने कमरे के अंदर बैग रखकर मुंह हाथ धोकर अपना हुलिया सही किया। फिर वो डाइनिंग रूम में जा पहुंची। जयकिशन ने अपनी जगह पर बैठते ही सरसरी निगाह आदर्श और काव्या पर डाली। आदर्श का मूड बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जबकि काव्या अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। काजल भी टेबल पर साथ ही बैठ गई और मेड बारी बारी सबके प्लेट में खाना सर्व करने लगी। जयकिशन राणावत ने एक नजर सबके ऊपर डाली, फिर ठंडे लहजे में सवाल किया, काव्या, आज कॉलेज कैसा रहा? डैड की आवाज सुनते ही काव्या सकपका उठी। ठीक रहा डैड, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। जयकिशन ने सूप का प्याला अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हमें पता चला कि आज का पेपर खराब हो गया है, जिसके चलते आप शाम से कोप भवन में बैठी थी। वो डैड, काव्या ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि जयकिशन ने कड़े लहजे में कहा, जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कॉलेज जाकर क्या करना? कल से आपका कॉलेज बंद। जयकिशन का ये फैसला जैसे बम की तरह काव्या के ऊपर गिरा। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। आदर्श भी चौकन्ना हो गया और काजल राणावत भी परेशान हो उठी। अचानक से जयकिशन ने काव्या के कॉलेज जाने पर पाबंदी क्यों लगा दी? नहीं डैड, काव्या ने झट से कहा, मैं कॉलेज जाना नहीं छोड़ सकती, मेरी पढ़ाई अधूरी छूट जाएगी। मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो तो बस एग्जाम की थकावट थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर। बस, जयकिशन ने हवा में हाथ उठाकर काव्या को आगे कुछ भी नहीं कहने का इशारा किया। बैठ जाइए, जयकिशन ने दबी आवाज में कहा तो काव्या चुपचाप कुर्सी से जा लगी। अचानक लिए गए इस फैसले पर वो बुरी तरह से डर गई थी। उसे किसी बुरी घटना के घटने का आभास हो रहा था। आप आगे की पढ़ाई घर रहकर ही करेंगी, जयकिशन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। और हाँ, कल आपकी हर्ष मित्तल के बेटे गौरव मित्तल से शादी है।
ये दूसरा फैसला काव्या के साथ साथ काजल और आदर्श के लिए भी झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह महसूस हुआ। शादी? काजल ने हड़बड़ाहट में पूछा। कैसे? अभी तो आपने कल रिश्ता पक्का करने की बात कही थी, अचानक से शादी? काजल का अनमना सवाल सुन जयकिशन ने रूखे अंदाज में कहा, क्यों? रिश्ता पक्का हो सकता है तो क्या उसी दिन शादी नहीं हो सकती? हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है, कल ही हम काव्या की शादी कर रहे हैं। जयकिशन का फैसला सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो बुद्ध बने कभी मम्मी तो कभी अपने छोटे भाई आदर्श को देख रही थी। कोई तो उसका साथ दे, लेकिन दोनों ही जयकिशन का फैसला सुनकर चुप्पी साधे बैठे थे। जयकिशन की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। काव्या ने अपनी रही सही हिम्मत बटोरते हुए कहा, डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। काव्या से इस तर्क की उम्मीद जयकिशन को पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता फेंकते हुए कहा, हमने आपको अपना फैसला सुनाया है, आपसे आपकी मर्जी नहीं पूछी है। और हाँ, बोलते हुए जयकिशन ने काजल और आदर्श दोनों को बारी बारी देखते हुए आगे कहा, अगर यहाँ किसी ने भी हमारे फैसले पर सवाल उठाने की कोशिश की तो वो घर छोड़कर जा सकता है। उसे हम अपनी जायदाद, अपने नाम, पैसे, ताकत सबसे बेदखल कर देंगे। उसका इस परिवार से, इस घर के लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जयकिशन अपना आखिरी फैसला सुनाकर खाना अधूरा ही छोड़कर उठ खड़े हुए और काजल की तरफ कड़ी निगाह से देखते हुए कहा, उम्मीद है कि आप हमारे फैसले पर सहमति जताएंगे। शादी की तैयारी हमारे फार्म हाउस में होगी, काव्या पर नजर रखना बस आपका काम है। जयकिशन राणावत की बातें तीर के मानंद काव्या के दिल को घायल कर रही थी। वो तो खुलकर इस बात का खुलासा भी नहीं कर सकती थी कि उसकी शादी हो चुकी है। जयकिशन ने अचानक से ये फैसला लेकर उसे गहरे बवंडर में फंसा दिया था। डैड प्लीज, काव्या ने एक आखिरी बार बोलने की कोशिश की, लेकिन जयकिशन उसे नजरअंदाज कर स्टडी की तरफ बढ़ गए। काव्या के सामने उसकी आने वाली खुशियों भरी जिंदगी का गला घोटा जा रहा था। उसकी पलकें आंसुओं से ढपढपाने लगी। दी, आदर्श ने काव्या के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, आप टेंशन मत लो, डैड ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, काजल ने भी रूंधे गले से काव्या को थामते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। मेरे अंदर ना कल हिम्मत थी ना आज है कि मैं तुम लोगों के डैड के फैसले पर सवाल उठाऊं। इससे अच्छा है कि हम उनकी बात मान ले, कम से कम घर में शांति और खुशी तो बनी रहेगी। काव्या दोनों को एक टक देखे जा रही थी। कौन सी शांति, कैसी खुशियां? उसकी जिंदगी का गला घोटकर, उसकी सौदे वाली शादी करवाकर उसके परिवार वाले कौन सा सुकून तलाश करने चले थे? उसने अपने कंधे पर से आदर्श का हाथ झटक दिया और बिना कुछ बोले धीमे धीमे कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई। अपनी बेटी का ये हाल देख काजल दिल महसूस कर रह गई। टेबल पर पड़े पकवान अनछुए ही रह गए थे और अब भूख के साथ साथ सबकी नींद भी उजाड़ हो चुकी थी। जयकिशन राणावत की अचानक इस शादी के फैसले पर काव्या का अगला कदम क्या होगा? राणावत विला में खामोशी पसरी हुई थी। जयकिशन राणावत के फैसले ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया था, खासकर काव्या के लिए। काव्या के लिए तो यह फैसला किसी मौत का फरमान था। काव्या के अंदर उठता तूफान बाहर के खराब मौसम को मात दे रहा था। तेज बादलों की गड़गड़ाहट के साथ साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। काव्या खुद को कमरे के अंदर बंद करके घड़ी की सुई को एक टक आगे बढ़ते हुए देख रही थी। रात के 12 बजने वाले थे और घड़ी की सुई के साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी बढ़ते जा रही थी। जयकिशन राणावत का फैसला उसकी जिंदगी तबाह कर सकता था, लेकिन वो शादी का सच बताकर अजिंक्य के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर सकती थी। जयकिशन के कहने पर काजल ने पहले ही उसका मोबाइल जब्त कर लिया था। मैं क्या करूं? काव्या ने लगभग चीखते हुए बांस उठाकर फेंक दिया। किसी पिंजरे में मुझे कैद कर दिया है डैड ने। अजिंक्य को मैं कुछ बता भी नहीं सकती, और शादी वो तो मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? काव्या फूट फूट कर रोने लगी। बेबसी से उसने खिड़की के बाहर देखा। तेज बारिश के साथ साथ बिजली कड़क रही थी। मैं क्या करूं अजिंक्य? काव्या ने खुद को टटोलते हुए सवाल किया। अगर अजिंक्य मेरी जगह होता तो वो क्या करता? उसने तो मेरी भलाई के लिए ये शादी छुपाने की बात कही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सच को सबके सामने लाने में ही हम दोनों की भलाई थी। कम से कम डैड मेरे ऊपर अपनी मर्जी तो नहीं थोपते। खुद से बात करते हुए काव्या ने बिस्तर के नीचे रखे बैग की तरफ देखा और झुककर बैग का जिप खोलकर डायरी बाहर निकाल ली। एक बुक मार्क लगे पन्ने को उसने खोलकर देखा। प्यारी सी राइटिंग में वहां पर लिखा था, डियर नाइटिंगेल, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जब तुम्हें अपने किए गए फैसले पर शंका होगा, लेकिन तुम औरों के बजाय सिर्फ अपने दिल की सुनना। नए रास्ते पर कदम आगे बढ़ने से पहले डगमगाते जरूर है, लेकिन तुम घबराना मत। अनजान रास्तों पर चलकर ही खुद से लड़ने की हिम्मत आती है। कभी कभी ये लड़ाई खुद से होती है या अपनों से, लेकिन हमेशा तुम अपने दिल की सुनना। अपनी खुशियों का चयन करना गलत नहीं होता। तुम्हारा स्ट्रेंजर। लिखे हुए शब्दों को पढ़कर काव्या ने प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी यही सोच मुझे पसंद है अजिंक्य। देखो, आज फिर तुम्हारे लिखे शब्दों ने जादू कर दिया। मुझसे दूर होकर भी तुमने मेरी उलझन सुलझा दी है। बोलते हुए काव्या ने सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में खुद का अक्स देखते हुए मुस्कुरा उठी। मन सुकून से भर चुका था, क्योंकि अब उसे एक किनारा मिल गया था। काव्या ने एक लंबी सांस छोड़ी और पेन उठाकर एक सादे कागज पर कुछ लिखने लगी। डैड के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत उसी डायरी में लिखे चंद शब्दों से मिल चुकी थी। काजल राणावत इतना कहकर चुप हो गई तो श्लोक ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? श्लोक ने एक टक काजल राणावत की तरफ देखते हुए सवाल किया। काव्या के अतीत में वो इतना हो चुका था जैसे कि वो उसी दृश्य को जी रहा हो। फिर काजल राणावत ने लंबी सांस छोड़ी और अफसोस भरे लहजे में कहा, अगली सुबह हमें काव्या का लिखा हुआ वो लेटर मिला जिसमें उसने घर हमेशा छोड़कर जाने की बात लिखी थी। मुझे तो यही लगा था कि अपने डैड के दबाव में आकर उसने ये कदम उठाया था, लेकिन जब राणावत साहब ने मुझे खुद काव्या की शादी का सच बताया तो मैं भी सकते में आ गई थी।
मेरी मासूम सी बच्ची ने पता नहीं कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन शायद किस्मत और राणावत साहब की बद्दुआ काम कर गई और वो 2 साल बाद उजड़ी हालत में हमें यहाँ के लोकल पुलिस थाने में मिली। बोलते हुए काजल राणावत ने डबडबाई नजरों से श्लोक की तरफ देखते हुए कहना जारी रखा। उसके साथ उन 2 सालों में क्या हुआ ये आज तक काव्या ने मुझे भी नहीं बताया है, लेकिन मैंने उसकी तकलीफ देखी है श्लोक। वो अंदर ही अंदर घुट रही है। वो अपने अतीत की कड़वी यादों को गुस्से और नफरत के भाव में छुपाकर खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश करना चाहती है। शायद हम सबसे नाराज है, और खासकर अपने डैड से। अगर उसके डैड उसे शादी करने पर मजबूर नहीं करते तो शायद वो इतनी जल्दी घर से न भागती और अपने फैसले पर उसे सोचने का वक्त मिलता। लेकिन अजिंक्य ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी बेटा, और शायद हम सब ने भी उसका साथ नहीं देकर उसे और गहरे कुएं में धकेल दिया। काजल राणावत बात पूरी करते करते सिसकने लगी तो श्लोक ने जल्दी से पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आंटी प्लीज हिम्मत रखिए। ग्लास का पानी गटकने के बाद काजल ने खुद को संभालते हुए आत्मग्लानि भाव लिए कहा, मुझे हमेशा इसी बात का अफसोस रहा है कि मैं कभी भी अपने बच्चों के हक में खड़ी नहीं हो पाई, और शायद इसलिए काव्या मुझे भी अपना गुनहगार मानती है। उसके डैड ने भी अजिंक्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा काव्या को ही गलत ठहराकर उसकी गलतियां गिनवाने लग गए। उसे घर में वापस से कैद कर दिया, जिस कारण काव्या बागी हो गई। हर वो काम जिससे राणावत साहब को तकलीफ पहुंच सकती थी उसने वो सब करना शुरू कर दिया। काव्या ने तो ये तक कह दिया कि जैसे उसके सुकून के उजड़ने की प्रार्थना राणावत साहब ने की थी, उसी तरह वो भी उनके एक एक बंधन को तोड़कर उनका सुकून छीन लेगी। बेटा, काजल ने श्लोक की तरफ बेबसी नजरों से देखते हुए विनती की, बेटा मेरा परिवार इन बाप बेटी के बदले के अहंकार के बीच पिस गया है। काव्या ये बात अब तक नहीं समझ सकी कि ये सब करके वो अपने चारों तरफ एक खाई खोद रही है जिसे पार करके उस तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। प्लीज बेटा, तुम उसे इस अंधेरे खाई से बाहर निकाल लाओ। काजल राणावत ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो श्लोक ने जल्दी से उनके हाथ थाम लिए। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? श्लोक ने काजल राणावत की गिल्ट को कम करने के लिए कहा, आप क्यों खुद को दोषी मान रही हैं? वो समय गलत था। शायद काव्या की जड़ें उसके कड़वे अतीत में ही उलझ कर रह गई हैं, लेकिन उसका भोलापन, उसकी वही मासूम शख्सियत आज भी मौजूद है। वो बस खुद को वक्त नहीं देना चाहती और अपने अंदर उठते सवालों से लड़ना नहीं चाहती। शायद उसे डर है कि वो फिर से कमजोर न पड़ जाए और लोग उसकी मासूमियत का फायदा न उठा ले। श्लोक की बात सुनकर काजल राणावत ने परेशानी जताई, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? काजल का सवाल सुनकर श्लोक ने बड़े ही सुलझे अंदाज में कहा, अभी भी मुझे काव्या के बीते 2 सालों की सच्चाई जाननी है, लेकिन मुझे पता है कि काव्या से ये उगलवाना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं उसे अतीत के उन यादों से रूबरू करवाऊंगा जब वो बेफिक्री की जिंदगी जिया करती थी। उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दूंगा। और ये होगा कैसे? काजल राणावत ने सवालिया अंदाज में पूछा तो श्लोक ने कंधे झटकते हुए कहा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए आंटी, कल रिसेप्शन की तैयारियां करिए एंड बिलीव मी, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आपको अपनी वही चुलबुली काव्या दोबारा मिलेगी। श्लोक की बात सुनकर काजल की आंखों में उम्मीद की लौ जगमगाने लगी। श्लोक के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए काजल ने कहा, जीते रहो बेटा। पता है आज तक मुझे राणावत साहब के लिए गए फैसलों से काफी शिकायत रहती थी, लेकिन जाने अनजाने ही सही तुम्हें काव्या की जिंदगी मिलाकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला लिया है। हाँ, तुम्हें जरूर दुख होगा काव्या की पहली शादी का सच जानकर, लेकिन जिस तरह से तुमने धैर्य से काम लिया है मुझे पूरा भरोसा है कि काव्या के सच्चे जीवन साथी की तलाश अब पूरी हो चुकी है। बस कोशिश करना कि काव्या तुमसे दूर न हो पाए। काजल राणावत की भावुक बातें सुनकर श्लोक की आंखें भी नम हो गई। उसने जल्दी से आंखों को रगड़ते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आंटी बहुत इमोशनल बातें हो गई। अगर आपकी खड़ूस बेटी को ये पता चल गया कि मैं यहाँ बैठकर उसकी माँ से गप लड़ा रहा हूँ तो पता नहीं क्या भूचाल ले आएगी। इसलिए बोलते हुए श्लोक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इससे पहले किसी तीसरे को हमारी मुलाकात के बारे में पता चले मैं आपको घर छोड़ाऊं। नहीं बेटा, काजल ने जल्दी से कहा, तुम अब काव्या के साथ ही घर आना। मैं तो घर से शॉपिंग का कहकर निकली थी, इसलिए मार्केट से कुछ सामान लेकर ही वापस जाऊंगी। ठीक है आंटी। श्लोक ने झुककर काजल का पांव छूते हुए कहा, मैं चलता हूँ। काजल ने आशीर्वाद देते हुए बड़े लाड से श्लोक को देखा, लेकिन श्लोक मन ही मन अब किसी और सवाल में उलझ पड़ा था। आंटी को तो वादा कर दिया, लेकिन मैं काव्या से उसके बीते 2 सालों का हाल कैसे जान पाऊंगा? क्या काव्या श्लोक को खुद बीते अतीत की कड़वी सच्चाई बताएगी? श्लोक अजिंक्य का नाम सुनते ही क्यों चौंक पड़ा? क्या अतीत में इन तीनों की कोई डोर जुड़ी थी? होटल के कमरे में मौजूद छवि बीती बातें दोहराकर शांत हो चुकी थी। सरिता मेहरा ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए सवाल किया, बस इतना ही? इससे आगे की सच्चाई नहीं जानती या फिर से मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? सरिता मेहरा की पैनी निगाह अपने ऊपर गड़े देखते ही छवि ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं आंटी, मुझे जितनी बात पता थी सब बता दिया। काव्या घर छोड़कर कहाँ गई, वहाँ क्या हुआ उसके साथ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सरिता मेहरा ने कहा और फिर सोच में गुम हो गई। अजिंक्य रंधावा। मन ही मन सरिता मेहरा ने नाम दोहराते हुए खुद से ही कहा, काव्या के 2 साल का राज इसके पास ही मिलेगा, क्योंकि खुद काव्या तो अपने गुनाह को बोलने से रही। बस मुझे इस अजिंक्य तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन उसके बारे में पता कैसे? खुद से ही सवाल करते हुए सरिता मेहरा के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। सामने बैठी छवि को देखकर मुस्कुराते हुए वो बोल पड़ी, अब तुमने काम की बात बताई है। काव्या की शादी उसके पहले पति के बारे में बताकर तुमने मेरा काम ही आसान कर दिया है।
लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम अजिंक्य के कांटेक्ट में कैसे आई? वो तो जेल में था। तो फिर सरिता मेहरा के अनकहे सवाल को समझते हुए छवि ने एक टक निगाह कारपेट पर ही गड़ाए जवाब दिया। मैं अजिंक्य को पसंद करती थी और इस बात का पता अजिंक्य को पहले से था। काव्या ने उसे किसी तरह से जेल में डलवा दिया था, लेकिन 2 महीने पहले वो जेल से रिहा हो गया और उसने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया। मैं पहले तो घबरा गई थी, लेकिन जब उसने मुझसे काव्या से बदला लेने के लिए मदद मांगी तो मैं ना नहीं बोल पाई। अजिंक्य को मुझसे छीनने का गम आज तक मुझे कचोटता है, इसलिए मैंने अजिंक्य के ही कहने पर दोबारा से काव्या से दोस्ती बढ़ाई और मौका मिलते ही क्लब में काव्या की ड्रिंक स्पाइस कर दी। प्लान तो था कि उसे कुछ लड़कों के बीच छोड़कर उसका एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का, लेकिन पता नहीं कैसे एक लड़के ने वहां आकर सारा प्लान खराब कर दिया। फिर तुम्हें अजिंक्य के नंबर से वो डांस वीडियो मिला? सरिता मेहरा ने छवि की बात बीच में काटते हुए कहा। तुम्हारे और काव्या की डांस वाली वीडियो, जिसे देखकर तुम तो डर गई, लेकिन काव्या पर कोई असर नहीं पड़ा। और इससे पहले कि तुम अजिंक्य से इस वीडियो को लेकर सवाल जवाब करती, तुम्हें राणावत साहब मिल गए, जिन्होंने तुमसे वीडियो लेने के बाद 5 लाख देने का वादा किया। तुमने वो सौदा मान लिया और अजिंक्य का नंबर ब्लॉक करके उस वीडियो को डिलीट कर दिया ताकि तुम आसानी से इन सब झमेलों से बाहर निकल आओ। लेकिन क्या फायदा? छवि ने रुआसी आवाज में कहा। वो वीडियो क्लिप जरूर अजिंक्य ने वायरल कर दी है, तभी तो आपको भी वो वीडियो मिल गई। बोलते हुए छवि ने सरिता मेहरा की मुट्ठी में बंद पेन ड्राइव की तरफ इशारा किया तो सरिता मेहरा की हंसी फूट पड़ी। सरिता मेहरा को पागलों की तरह हंसता देखकर छवि खुद में सिमटने लगी। अब तक उसे भरोसा हो चला था कि वो सामने बैठी औरत को सच बताकर बुरी तरह से फंस चुकी थी। छवि, सरिता मेहरा ने हंसते हुए कहा, पहले तो मुझे लगा कि तुम शायद मेरी तरह चालाक हो, लेकिन तुम तो डरपोक निकली। बोलते हुए सरिता मेहरा ने पेन ड्राइव को हवा में उछालते हुए डस्टबिन की डायरेक्शन में फेंकते हुए कहा, ये पेन ड्राइव तो बस बहाना था तुमसे सच उगलवाने का। अब देखो, इस पेन ड्राइव से पहले तुमने मुझे झूठी सच्ची बात मिलाकर बता ही दी, लेकिन ये पेन ड्राइव देखते ही कैसे तुम्हारे मुंह से सब सच निकल गया। है ना कमाल का दिमाग मेरे पास। सरिता मेहरा ने खुद की तारीफ में शब्द बोले तो छवि का मुंह बिगड़ गया। उसने तुनक कर कहा, आप भी बिल्कुल मेरी ही तरह हैं आंटी, खुद के फायदे के लिए झूठ बोलना आपकी भी फितरत है। छवि का तंज सुनते ही सरिता मेहरा की हंसी गायब हो गई। वो गंभीर लहजे में बोली, हाँ तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन मैं काफी उसूल पसंद हूँ। अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल करना गलत नहीं होता। जैसे कि अभी तुमने 10 लाख रुपयों के चक्कर में अपना मुंह खोल दिया, यहाँ तक कि अजिंक्य जिसे तुम प्यार करने का दावा भी करती हो उसे भी धोखा देने का सोचने लगी। लेकिन सरिता मेहरा ने भौं उचका कर कहा, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। अपने परिवार के लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और फिलहाल तो मैं अपने बेटे की जिंदगी बचा रही हूँ। बेटा? छवि बड़बड़ाई तो सरिता मेहरा ने टोका, हाँ मेरा बेटा श्लोक, जो पता नहीं कैसे उस काव्या से शादी कर बैठा है। आपका बेटा? छवि ने लगभग चीखते हुए कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? काव्या की शादी तो किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुई है और मैंने तो उसके पेरेंट्स को देखा था। छवि की उलझन सुन सरिता मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, मेकओवर का नाम सुना है? श्लोक के पेरेंट्स यानी कि मैंने और मिस्टर मेहरा ने यही किया था। मिस्टर मेहरा? छवि को अब दूसरा शौक लगने की बारी थी। कहीं आप मशहूर बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन मेहरा की तो बात नहीं कर रही हैं? छवि को परेशान होता देख सरिता मेहरा ने रहस्यमय मुस्कुराहट होठों पर सजाए कहा, मेरे बारे में सवाल जवाब करने से अच्छा है कि तुम अपनी फिक्र करो। अगर तुम अपनी वीडियो वायरल होने से बचाना चाहती हो और साथ साथ ये 10 लाख रुपए की मालकिन भी बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? छवि चौकन्नी हो गई। सरिता मेहरा के चेहरे पर वो किसी बड़ी साजिश की झलक देख सकती थी, लेकिन बस उलझन ये थी कि क्या वो इस साजिश का हिस्सा बनकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करने वाली है। शाम के 5 बजने वाले थे, लेकिन काव्या का अब तक कुछ भी अता पता नहीं था। काजल राणावत से विदा लेकर श्लोक अपने डैड से मिलने घर पर गया था। सरिता मेहरा तो वहां नहीं मिली और हर्षवर्धन मेहरा भी उससे अच्छे खासे नाराज थे। रिसेप्शन वाली बात ने उनके अहम को चोट पहुंचाई थी और वो जय किशन राणावत से बदला लेने के लिए तिल मिला रहे थे। श्लोक ने किसी तरह से समझा बुझाकर हर्षवर्धन मेहरा को शांत किया। फिर घड़ी की सुई शाम के 5 के बाद जाते देखकर वो वापस अपने अपार्टमेंट आ गया। काव्या फ्लैट पर अकेली होगी, इसी बात की चिंता उसे रास्ते पर कचोटती रही। 6 बजे तक वो घर के अंदर था, लेकिन काव्या का कुछ भी पता नहीं था। श्लोक ने बार बार उसे कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन काव्या का मोबाइल आउट ऑफ रीच बता रहा था। बरसात एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर मेहरबान हो गई थी और बारिश जमकर बरस रही थी। खींचते हुए श्लोक ने मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहा, उफ, मैं काव्या की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये झल्ली लड़की मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। 5 साल पहले भी इसने यही किया था। मैंने अजिंक्य से दूर रहने की वार्निंग दी थी उसे, लेकिन अजिंक्य के प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने बिना मेरी पहचान जाने मेरे नोट को मजाक समझकर फेंक दिया था। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि काव्या की शादी किसी और से हुई होगी, लेकिन अजिंक्य जैसे लड़के के लिए वो घर से भाग गई। ओह गॉड! श्लोक ने माथे के शिकन पर उंगली फेरते हुए खुद से कहा, मुझसे गलती हो गई। अगर मुझे जरा सा भी हिंट मिलता कि काव्या अजिंक्य में इंटरेस्टेड है तो मैं अचानक कॉलेज छोड़कर कभी लंदन नहीं जाता। खुद से बात करते हुए श्लोक दीवार पर टंगे आईने में खड़े परछाई से बात कर रहा था। मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आया काव्या। सोचा था जब तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो जाएगा तब तुमसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले ही तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी। फेयरवेल वाले दिन जब मैंने तुम्हें बाहों में बाहें डाले उस अनजान लड़के के साथ देखा तो बिना उस लड़के का चेहरा देखे मैं सीधे कॉलेज से घर आ गया और उसी दिन मैंने खुद को तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाने पर मजबूर कर दिया। श्लोक के मन को भी बीती यादें अब कचोटने लगी थी। इससे पहले कि वो खुद के अतीत में झांकने लगता, डोरबेल बजने की आवाज सुनते ही वो होश में आ गया।
लगता है काव्या आ गई। कहते हुए श्लोक तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। श्लोक ने जैसे ही दरवाजा खोला, काव्या तूफान की तेजी की तरह फ्लैट के अंदर आई और सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। सरिता मेहरा ने आखिर क्या प्लान बना लिया है? क्या छवि उनके प्लान का भागीदार बनेगी? क्या श्लोक हिम्मत करके ये सब सच बता पाएगा काव्या को कि वो उसके अतीत से जुड़ा है? क्या काव्या उसकी बात पर यकीन करेगी? काव्या इतनी हड़बड़ाहट में कहां से आई थी? काव्या बिना कुछ कहे ही सीधा अपने कमरे में घुस गई थी। श्लोक को उसका ये रवैया देखकर चिंता सताने लगी। कहीं इसे मेरी और आंटी के मिलने की बात तो पता नहीं चल गई। श्लोक ने मन ही मन सवाल किया, फिर खुद ही उसे आवाज लगाते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। काव्या, श्लोक ने पुकारा, लेकिन काव्या उसे अनसुना करते हुए खुद को तब तक बाथरूम में लॉक कर चुकी थी। झरने के तेज फुब्बारे के बीचों बीच दोनों हाथों में अपने इर्द गिर्द बांधे वो सहमी से खड़ी थी। उसका चेहरा डर और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रहा था और बदन पत्ते की तरह कांप रहा था। काव्या, काव्या! श्लोक की आवाज दोबारा उसके कानों से टकराई। वो बेचैनी से कमरे का दरवाजा पीटते हुए उसे आवाज लगा रहा था। दरवाजा खोलो काव्या, क्या हुआ है? प्लीज दरवाजा खोलो। श्लोक बार बार आवाज दे रहा था, लेकिन काव्या बुत की तरह खड़े पानी के फुव्वारे को एकटक देख रही थी। पानी के बौछार में उसे वो चेहरा नजर आ रहा था, वो चेहरा जिससे वो पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगी थी, वो चेहरा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अजिंक्य रंधावा का चेहरा। हाँ, वो आज उससे मिलकर आई थी। किस्मत ने अजिंक्य को काव्या के सामने लाकर उसके साथ फिर से एक और भद्दा मजाक किया था। सुबह जब आदर्श ने उसे ब्लैकमेलर के बारे में बताया तो वो सत्ते में आ गई थी। आदर्श के मुंह से 5 लाख की डिमांड सुनकर काव्या का सर चकरा गया था। एक आम सी वीडियो के लिए ब्लैकमेल किया जाना उसे कुछ सही नहीं लगा। आखिर क्या था उस वीडियो में? उसने तो वो वीडियो ध्यान से देखी भी नहीं थी। छवि के पास उस वीडियो के मिलने की उम्मीद थी, इसलिए उसने पहले छवि से ही कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब छवि का फोन लगातार स्विच ऑफ जाता रहा, तब काव्या उसके घर पहुंच गई। छवि तो नहीं मिली, लेकिन अजिंक्य रंधावा से उसकी मुलाकात जरूर हो गई। अजिंक्य की वो बेशर्मों वाली हंसी याद करते ही काव्या ने घबराकर हाथों से चेहरा छुपा लिया। अजिंक्य की वो धमकी भरी बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। छवि के अपार्टमेंट से बाहर आते ही एड्रेस पर जब उसने अजिंक्य को गार्ड से बात करते हुए देखा तो वो अपनी जगह जम सी गई। अजिंक्य! काव्या के मुंह से मुश्किल से उसका नाम निकला। तब तक अजिंक्य की नजर भी काव्या पर पड़ चुकी थी, लेकिन हैरानी जताने के बजाय वो बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, हेलो एक्स वाइफी। तुम? काव्या के मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। तुम तो जेल में। आगे के शब्द उसके गले में अटकने लगे तो अजिंक्य ने हंसते हुए तंज कसा, अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही मैंने अपना दिल थोड़ी ना हारा था जाने मन। तुम्हारे जैसे और भी चाहने वाली हैं, जो आज भी मेरे एक इशारे पर मर मिटने को तैयार है। अब अपने आशिक को जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारी तरह सड़ने को थोड़ी ना छोड़ती। अजिंक्य की बात सुनकर काव्या का पारा चढ़ गया। दिमाग में तो बार बार यही ख्याल आ रहा था कि चाकू की नोक सामने खड़े शख्स के सीने में खोप दे, लेकिन साथ साथ दिल बेचैन हो उठा था। अतीत की टी से उसे फिर से कमजोर बनाने लगी थी। काव्या ने एक नजर वहां बैठे गार्ड और दिन की रोशनी को देखकर यही सोचा कि अजिंक्य अभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो उसी पल बस यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अजिंक्य को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ने लगी तो अजिंक्य ने टोका, अरे ये क्या बात हुई? लगभग 2 साल बाद मिली हो और पति के लिए प्यार के तो बोल भी नहीं फूटे। कहीं दूसरे पति पर दिल तो नहीं आ गया? बोलते हुए अजिंक्य ने अपनी भत्ते से दिखाई तो काव्या की तन बदन में आग लग गई। काव्या ने आवाज की कंपन को छुपाते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी शादी का पता चल गया? गुड, तो ये भी जान लो कि तुम जैसे क्रिमिनल से तो लाख गुना बेहतर है वो। अच्छा। अजिंक्य ने कंधे झटकते हुए कहा, फिर तो मुझे भी मिलना पड़ेगा तुम्हारे मिस्टर जेंटलमैन से। जरा उसे भी तो पता चले कि उसकी बीवी ने खुशी खुशी मुझ जैसे क्रिमिनल से करीबी रिश्ता रखा था, इतना करीब कि काफी गहरा संबंध। अजिंक्य की बात पूरी होने से पहले ही काव्या ने एक जोरदार चाटा उसके दाएं गाल पर चढ़ दिया। चटाक की आवाज हुई तो गार्ड जल्दी से भागते हुए उन दोनों के पास आ गया। अजिंक्य गाल पर हाथ पकड़े बेयकीनी से काव्या को देख रहा, जबकि काव्या चेहरे पर निडर भाव लिए उसे ही घूर रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? गार्ड ने पूछा। अजिंक्य ने झट से कहा, कुछ नहीं गार्ड साहब, मेरी मिसेज जरा गरम मिजाज की है, आप जाइए, हम देख लेंगे। इससे पहले कि काव्या इस टिप्पणी पर रिएक्ट कर पाती, गार्ड मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठा। काव्या ने दांत पीसते हुए कहा, यकीन नहीं आता कि मैंने तुम जैसे नीच इंसान से प्यार किया था। तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे उन खोखले लिखे गए शब्दों के जादू में आ गई। काव्या का तंज सुनकर अजिंक्य ने भौं उचकाते हुए कहा, डार्लिंग, 1000 बार तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे तुम्हें इंप्रेस करने के लिए कोई लेटर लिखने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि लड़कियां मेरे प्यार में गिर जाती हैं। बोलते हुए अजिंक्य ने शर्ट के कॉलर को थोड़ा ऊपर करते हुए जताया, लेकिन तुम्हारी बात अलग थी। काव्या के थोड़ा नजदीक बढ़कर उसने सरगोशी से कहा, तुम शादी से पहले मुझसे किसी भी तरह के संबंध रखने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मछली फंसाने के लिए। जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो वरना वापस जेल में डलवा दूंगी। काव्या ने उंगली दिखाते हुए अजिंक्य को ऊंचे लहजे में झड़कते हुए वार्निंग दी, तुम मेरे लिए मर चुके हो। आगे से अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। अंधी हो गई थी जो देख नहीं पाई कि तुम कितने नीच और लालची हो, लेकिन अब नहीं। मत भूलना, मैं वो पहले वाली मजबूर काव्या नहीं हूँ जिसे तुम अपनी भोली भाली बातों में फंसाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अजिंक्य ने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ, अब की बार ये थोड़ा मुश्किल होगा डार्लिंग। तुम भले मुझे जेल भेज दो, लेकिन मैं तुम्हारे नाम को ऐसा उछालूंगा कि पूरी दुनिया मिलकर तुम पर थू थू करेगी, और इसकी पहली शुरुआत होगी तुम्हारे पति से।
अजिंक्य ने धमकी भरे अंदाज में कहना जारी रखा, जाओ जाओ, अगर हिम्मत है तो अपने पति को सच बता दो, नहीं तो मैं अपने स्टाइल में उसे सच बताऊंगा। और भरोसा रखो, एक एक बात बारीकी से बताऊंगा। या तो बेचारे का दिल टूट जाएगा या किस्मत से मजबूर होकर वो महान बनने की कोशिश करेगा। अगर वो तुम्हें अपनाने पर राजी हो गया तो मजबूरन इस क्रिमिनल को उसकी जान लेनी पड़ेगी, जाने मन। अजिंक्य के मुंह से निकले ये शब्द सुनते ही काव्या के जिस्म में करंट जैसा कुछ दौड़ गया। उसने बैग कसकर अपने बगल में दबाते हुए कदम आगे बढ़ाना ही चाहा कि फिर से अजिंक्य ने टोका, मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? अपने पति का नाम तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? इतना तो पता है कि इस बार तुम्हारी किस्मत में खोटा सिक्का आया है। किसी मामूली एम्प्लॉय से तुम्हारी शादी हुई, लेकिन किसके साथ हुई है इस बात का पता लगाना मेरे बाएं हाथ का काम है। देख लेना जाने मन, सारी दुनिया को तुमसे दूर करके सिर्फ खुद की परछाई के साए में रखकर तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अजिंक्य की बातें काव्या के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, इसलिए उसने दोनों कानों को हाथ से ढापा और तेजी से चलते हुए बाहर निकलकर झट से ऑटो के अंदर आ बैठी। रास्ते भर उसे इसी बात की चिंता थी कि कहीं अजिंक्य उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। अजिंक्य की वो जहर जैसी मुस्कुराहट, उसका तंज, उसकी धमकी, सब कुछ काव्या के दिल में डर पैदा कर रहे थे। पिछले 1 साल से उसने जो बेफिक्री और मजबूती का नकाब ओढ़ा हुआ था, अजिंक्य के सामने आते ही बेनकाब हो गया। वो वापस वही सहमी सी काव्या बन चुकी थी। दुनिया से लाख झूठ बोल ले, लेकिन इस सच्चाई से वो कब तक भागती कि उसे अब एक सहारे की जरूरत महसूस हो रही है। काव्या की पलकें झपकने लगी और उसके सिर में तेज दर्द उठा। वो नींद बेहोशी की हालत में जा रही थी। बाहर कमरे के दरवाजे पर खड़े श्लोक को जैसे ही अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी, उसके कान खड़े हो गए। उसके मुंह से निकला, कहीं काव्या ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया? अजिंक्य के वापस आ जाने पर क्या काव्या सच में खुद को बेबस समझ चुकी है? क्या श्लोक काव्या की मदद कर पाएगा? अजिंक्य की धमकी क्या कारगर साबित होगी? काव्या सवालों के जाल में घिरी हुई थी और दूसरी तरफ श्लोक उसके दरवाजे न खोलने की वजह से परेशान था। जब 20 मिनट तक काव्या ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी तो श्लोक ने किसी तरह धक्का देकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और कमरे के अंदर आ पहुंचा। बेड पर काव्या का पर्स पड़ा था और कमरे में ऐसी कोई चीज फर्श पर नहीं गिरी थी। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज सुन श्लोक के कदम उस तरफ पड़ गए। काव्या, श्लोक ने बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए पुकारा, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड रुककर श्लोक ने ठंडी सांस छोड़ी और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अंदर से लॉक नहीं होने की वजह से दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। पानी लगातार बह रहा था और फर्श पर काव्या गिरी पड़ी थी। काव्या को इस हाल में देखते ही श्लोक का कलेजा मुंह को आ गया। श्लोक ने झट से आगे बढ़कर सबसे पहले नल को बंद किया, फिर झुककर काव्या का गाल थपथपाने लगा। काव्या, काव्या, उठो। श्लोक ने फिक्र भरे लहजे में उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन काव्या बेसुध पड़ी थी। वो काफी देर से पानी में भीग रही थी। ओह गॉड! श्लोक ने जैसे ही काव्या के हाथ को थामा, उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म तप रहा है। बिना कुछ सोचे श्लोक ने काव्या को संभालते हुए अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम से बाहर आ गया। उसने बड़ी सावधानी से काव्या को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके हाथ पैर को रगड़ने लगा। काव्या के कपड़े अब गीले होकर उसके शरीर से चिपके हुए थे और उसके जिस्म की कंपन देख श्लोक को यही महसूस हुआ कि उसे ठंड अभी भी बेतहाशा लग रही थी। श्लोक ने जल्दी से काव्या को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। काव्या की हालत देखकर तो श्लोक के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो काव्या को ऐसी हालत में अकेले छोड़कर डॉक्टर को लाने कैसे जाए। अगर वो काव्या को साथ लेकर भी जाता है तब भी काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और काव्या की हालत और खराब हो सकती है। श्लोक की नजर अब काव्या के चेहरे पर पड़ी। फीवर की वजह से उसका चेहरा तपकर लाल हो गया था। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, जिनको देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत देर तक रोई होगी। श्लोक लगातार किसी न किसी डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। वो काव्या के सिरहाने बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फिराते हुए रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। काव्या जो कि ठंड से ठिठुर रही थी, श्लोक के हाथ की गर्मी से ही उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। काव्या ने अनमने ही श्लोक का हाथ थाम लिया। श्लोक ने कुछ सेकंड के लिए अपने हाथों को काव्या के हाथों की पकड़ में रहने दिया, लेकिन काव्या की तबीयत को नजर में रखते हुए उसने धीरे से अपना हाथ हटा दिया और किचन की तरफ चला गया। श्लोक ने एक बाउल निकाला और उसमें पानी भरा, फिर कॉटन की पट्टी लेकर वो वापस रूम में आ गया। उसने पट्टी गीली करके काव्या के माथे पर लगानी शुरू की और काव्या की ठंडी पड़ी हथेलियों को अपनी उंगलियों से रगड़ने लगा। श्लोक को काव्या की बिगड़ती कंडीशन का एहसास हो चुका था। सिर्फ काव्या का हाथ ही नहीं, उसका पूरा शरीर ठंड से जूझ रहा था। खुद में सिमट कर काव्या अपने शरीर की गर्मी को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही थी। श्लोक काव्या के लिए एक और हैवी ब्लैंकेट लेकर आया और उसको ब्लैंकेट से कवर करते हुए मन ही मन चिंता जताई। अगर काव्या को इन भीगे कपड़ों में ही छोड़ दिया तो सुबह तक इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं? काव्या ने श्लोक को अपने पास आने का एक भी मौका नहीं दिया था और श्लोक ऐसी हालत में काव्या को अकेला नहीं छोड़ सकता था। काव्या की बिगड़ती तबीयत को ध्यान में रखते हुए श्लोक ने आखिर उपाय निकाल ही लिया। सुबह मौसम साफ था। मुंबई के ऐसे भीड़ भाड़ भरे इलाके में नींद अक्सर ट्रैफिक के शोर से ही खुल जाती है। तकरीबन 8 बजे के करीब काव्या की आंख खुली। वो अधखुली आंखों से खिड़की के बाहर छाए उजाले को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। बीती रात की हल्की फुल्की झलक याद थी। श्लोक उसे पुकार रहा था और उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा। काव्या ने खुद को ब्लैंकेट में समेटा तो उसका हाथ किसी के हाथ से जा टकराया। झटके से उठकर काव्या ने बगल में देखा तो श्लोक बिस्तर से टेक लगाए बैठा था। वो नींद में झूम रहा था। काव्या की पट्टी करते हुए न जाने कब उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई थी। काव्या ने जल्दी से ब्लैंकेट में खुद को समेटा, लेकिन कुछ एहसास होते ही उसने अपने पहने कपड़ों पर हाथ फेरा। मेरे कपड़े? काव्या ने हैरानी से खुद के बदन पर दूसरे कपड़े देखे तो वो सारी बात समझ गई। श्लोक को बेड ग्राउंड से टेक लगाकर सोता हुआ देखकर काव्या को इस बात की गलतफहमी हो गई कि श्लोक ने बीती रात उसकी बेहोशी का फायदा उठाया था। चीपस्टर! काव्या ने ऊंची आवाज में कहा और श्लोक को झंझोर कर उठाने लगी। श्लोक जो कि गहरी नींद में था, काव्या की इस हरकत से हड़बड़ाकर उठने को हुआ ही कि पीछे रखे टेबल के पांव से वो टकराया
और फर्श पर जा गिरा। क्या हुआ? श्लोक की नजरें आधी नींद से बोझल काव्या पर टिकी थी। काव्या ने ब्लैंकेट एक तरफ फेंका और बिस्तर से नीचे उतरकर श्लोक पर बरस पड़ी। मुझे तो पहली मीटिंग में पता था कि तुम भी उन लड़कों की तरह हो जो शराफत का चोगा ओढ़े हुए हर लड़की से यही कहता फिरता है कि उसने आज से पहले किसी भी लड़की के लिए कुछ नहीं फील किया। लेकिन असल में तुम्हारी नीयत ही खराब थी। तुम्हें बस लड़कियों के साथ रंगलियां मनानी होती है। तुम सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदे। काव्या गुस्से में अनाप शनाप बोले जा रही थी। शायद अजिंक्य का गुस्सा वो श्लोक पर निकाल रही थी। श्लोक का सब्र अब जवाब दे चुका था। आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी गहरी नींद से उठने की वजह से, और काव्या के दिल जलाने वाली बात सुनकर वो झट से उठा और काव्या के बिल्कुल पास आ गया। बाएं हाथ से उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लिया। काव्या इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। वो श्लोक की कैद से निकलने के लिए कसमसाने लगी तो श्लोक ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। काव्या ने एकदम से अपने चेहरे को उठाया तो श्लोक के तमतमाए चेहरे को देखकर वो अंदर ही अंदर सिहर उठी। उसने अब तक श्लोक को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वैशी, दरिंदा, राक्षस, श्लोक ने हल्की सी घुर्राती आवाज में पूछा। तुम मुझे और क्या समझती हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ मेरे बारे में तुम्हारी राय। श्लोक का सवाल सुन काव्या हकलाते हुए बोली, मुझे बस यहाँ से जाने दो और देखो, मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। काव्या का जवाब सुन श्लोक ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें क्या डराऊंगा? तुम तो पहली मीटिंग से मुझे मारने पर तुली हो। मुझसे छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। क्या मालूम कोई भाड़ी के गुंडे से कल को मुझे गोली से भी उड़वा दो। श्लोक की बात सुनकर काव्या की पलकें कांपने लगी। अजिंक्य की धमकी भरी बात फिर से उसके दिमाग में गूंजी। अगर वो तुम्हें अपनाने पर राजी हो गया तो मजबूरन इस क्रिमिनल को उसकी जान लेनी पड़ेगी। जाने मन। काव्या की आंखें दर्द से कसमसाने लगी तो श्लोक ने जल्दी से अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। काव्या हाथ सहलाते हुए श्लोक की तरफ देखने लगी जो सिर झुकाए शर्मिंदा खड़ा था। वो हैरानी से उसे देखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। श्लोक ने बिना पीछे मुड़े ही सीधे दरवाजे के बाहर जाते हुए बस इतना कहा, टेबल पर तुम्हारे मेडिसिन रखे हैं, नाश्ता करके खा लेना। किचन में तुम्हारे लिए सूप रखा है। श्लोक का उखड़ा रवैया देखकर काव्या को खुद के गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? काव्या खुद में ही बड़बड़ाई। उसने कमरे की चारों ओर निगाह दौड़ाई। कमरे में एक भी चीज अपनी जगह पर से नहीं हिली हुई थी। बिस्तर पर भी सिर्फ उसके सोने वाले साइड की चादर पर सिलवटें मौजूद थी। काव्या ने एक बार फिर से आईने में खुद के चेहरे को गौर से देखा। बुखार से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और जिस्म पर बदले हुए कपड़ों को देखकर वो कुछ समझने की कोशिश करने लगी। काव्या ने श्लोक की अच्छाई को नकार कर क्या दोनों के बीच फिर से दूरियां पैदा कर ली है? क्या होगा काव्या के इल्जाम का अंजाम? श्लोक ने आखिर कैसे काव्या की जान बचाने का उपाय किया? काव्या कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई तो वहां पहले से ही माइक्रोवेव के अंदर बाउल भरा सूप रखा हुआ था। उसने स्विच ऑन करके सूप को गर्म किया और बाउल उठाने को हुई कि तभी डोरबेल बजने की आवाज सुनाई पड़ी। श्लोक को कमरे से नहीं निकलता देख काव्या बाउल को वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गेट खोलकर सामने देखा तो एक मध्य वर्गीय उम्र की औरत खड़ी थी। काव्या को सामने देखकर उन्होंने चिंता जताई। अब कैसी तबीयत है बेटा? तबीयत? काव्या ने कुछ उलझे अंदाज में पूछा। मेरी तबीयत को क्या हुआ और आप मुझे कैसे जानती हैं? काव्या को खुद से उलझे देख आंटी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बेटा मैं नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल रात बारिश में भीगने के कारण तुम बीमार पड़ गई थी। तुम्हारा पति श्लोक वो बहुत ही परेशान हो गया था बेचारा। कोई भी डॉक्टर इतनी बारिश में यहाँ आने को तैयार नहीं था। उसी ने मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारे पास रहने की रिक्वेस्ट की और खुद बारिश में न जाने कहाँ चला गया। मैंने जब तुम्हारे भीगे कपड़े देखे तो मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हारे कपड़े बदल दिए। ओह, काव्या के मुंह से निकला, तो आपने मेरे कपड़े बदले थे? काव्या को श्लोक का वो गुस्से से भरा चेहरा याद आया जब उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था। आंटी ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ा एक कप काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ बेटा तुम ठंड से कांप रही थी और ये जरूरी था। ये लो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाई हूँ। इसे पीते ही तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। काव्या ने कप थामते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। थैंक यू आंटी, आपने मेरी काफी केयर की है। काव्या ने धीमे लहजे में कहा तो आंटी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मुझे नहीं, अपने हस्बैंड को बोलना। बेचारा ऐसी बारिश में भीगते हुए पता नहीं कैसे ढूंढकर कोई लेडी डॉक्टर लेकर आ गया। तुम्हारा इलाज और दवा वगैरह देकर वो उन्हें छोड़ने भी गया। सुबह 4 बजे वापस लौटा है। मैं तब तक तुम्हारे ही पास थी। उसके आने पर यहाँ से वापस गई हूँ, लेकिन मेरे जाते जाते उसने मुझसे सूप की रेसिपी भी पूछी थी। शायद उसे एहसास था कि तुम्हें जागते ही तेज भूख महसूस होगी। आंटी की बात सुनकर काव्या खुद की नजरों में ही गिरी जा रही थी। आंटी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुत खुशकिस्मत हो बेटा जो इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हमेशा संभाल कर रखना, ऐसे हीरे जैसे हम सफर मुश्किल से मिलते हैं। अपनी बात पूरी करके आंटी जा चुकी थी, लेकिन पीछे खड़ी काव्या आत्मग्लानि के भाव से दबी जा रही थी। ये तूने क्या कर दिया काव्या? काव्या की आत्मा ने उसे झंझोर कर पूछा। तुझे अभी भी सही गलत में फर्क नहीं समझ आया है? श्लोक जिसने क्लब में अनजान बनकर जब तेरी इज्जत की परवाह की थी, वो क्यों तेरे साथ मनमानी करेगा? उसके अच्छे स्वभाव साफ दिल का तू भी तो गलत फायदा उठा रही है। जो ज्यादती तेरे साथ हुई थी सही बदला तो श्लोक से ले रही है, लेकिन इसमें श्लोक की क्या गलती है? वो तो शरीफ सा लड़का तुझे समझने की, तेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश में लगा है, और एक तू है जो शक के दायरे में उसे डालकर उस पर भरोसा करने से भी कतरा रही है। अब भी वक्त है, उससे माफी मांग ले, वरना पछतावे के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ओह गॉड, काव्या की आंखें टपटपाने लगी। मैंने क्या कर दिया? वो शर्मिंदा सी श्लोक के कमरे की तरफ देखते हुए बोली, मेरे और अजिंक्य में क्या फर्क रह गया है?
मैंने भी उसी की तरह कड़वा बोलना सीख लिया है। सच्चे रिश्तों की कदर अब मुझ में नहीं है। जो भी मेरी भलाई करना चाहता है, मैं उन सबको शक भरी निगाह से देखती हूँ। क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसी तो नहीं थी। काव्या सोच में डूबी थी कि तभी श्लोक कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने कपड़े बदल लिए थे और वो कहीं जाने की तैयारी में दिख रहा था। हम कहीं जा रहे हैं? काव्या ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे पूछ लिया। सामने खड़ी काव्या के सामान को नजरअंदाज करते हुए श्लोक ने जूते के फीते बांधते हुए सपाट लहजे में कहा, मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, टाइम से खा लेना और मेडिसिन भी ले लेना। तुम? काव्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहीं जा रहे हो? हाँ, श्लोक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जब तुम्हें मेरे यहाँ होने से सेफ फील नहीं होता है तो इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग ही रहें। बोलते हुए श्लोक ने काव्या की बेबस नजरों को अनदेखा कर टेबल से चाबी उठाई और कहा, तुम्हें शादी के बंधन से आजादी चाहिए थी ना? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। श्लोक के मुंह से छोड़े जाने की बात सुनते ही काव्या के कान सुन पड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो झट से बोल पड़ी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? श्लोक ने सवालिया नजरों से काव्या की तरफ देखते हुए पूछा तो काव्या ने सकपकाते हुए जवाब दिया, वो आज, हाँ, आज हमारी रिसेप्शन है। अगर हम दोनों नहीं गए तो मेरे परिवार की काफी बदनामी होगी। और वैसे भी हम दोनों के बीच इस बात की एग्रीमेंट हुई है कि एक दूसरे के पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना है। जल्दबाजी में काव्या को इससे अच्छा कोई भी बहाना नहीं सूझ पाया था। वो बस श्लोक से माफी मांगने का वक्त चाहती थी और खुद की उलझन सुलझाने के लिए एक मौका। काव्या का तर्क सुनकर श्लोक ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर सर झटकते हुए कहा, ठीक है, सिर्फ रिसेप्शन पार्टी के लिए हम इस छोटी शादी का दिखावा करेंगे, फिर तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। मैंने आदर्श से बात कर ली थी, वो दोपहर में तुम्हें पिक कर लेगा। मैं सीधे वेन्यू पर पहुंचूंगा। और तुम कहाँ जा रहे हो? काव्या ने पूछा तो श्लोक ने ठहरे लहजे में जवाब दिया, डिवोर्स पेपर तैयार करवाने। डिवोर्स पेपर का नाम सुनते ही काव्या सन्नाटे में आ गई। वो खुद से ही सही गलत की होड़ में लग गई थी। श्लोक उसे इसी कश्मकश में डूबा छोड़कर जा चुका था। काव्या भारी कदमों से चलते हुए सोफे पर जा बैठी। उसने अपना सर थाम लिया। डाइवोर्स? काव्या के होठ हिले। जिस डाइवोर्स के लिए उसने इतना सब कुछ किया था, ये नाम सुनते ही उसके रुए क्यों खड़े हो गए थे? ये शादी ही उसने इसी शर्त पर की थी कि जब उसका पति उसे छोड़ देगा तो घर वाले उसे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ये शादी तो बस एक शर्त थी। उसके लिए वो इस बंधन में जुड़ने से पहले ही आजाद होने के लिए मचल रही थी। और अब काव्या की आंखों में आंसू झलमिलाने लगे। ये आंसू आजादी मिलने की खुशी थी या श्लोक से दूर जाने का दुख? काव्या खुद को ही नहीं समझा पा रही थी। अब तक उसने जितनी भी कड़वी बातें श्लोक को बोली थी, श्लोक ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन जब आज श्लोक ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वो बेचैन क्यों हो उठी थी? श्लोक की नजरें जो पिछले 2 दिनों से उसे देखकर खिल उठती थी, आज उन निगाहों को सर्द देखकर काव्या को क्यों फर्क पड़ रहा है? काव्या ने खाली निगाहों से सामने देखते हुए कहा, मैंने डाइवोर्स की बात सुनते ही तुरंत हामी क्यों नहीं भरती? आखिर मेरा दिल मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा है? मुझे श्लोक की माफी क्यों चाहिए, जबकि कल तक तो मैं उसकी परवाह भी नहीं करती थी। एक गिल्ट की वजह से मेरे अंदर का वो गुस्सा, नफरत सब कहाँ गायब हो गए? छोड़ जाने की बात सुनकर क्यों मेरी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई है? क्या श्लोक के होने ना होने से मुझे फर्क पड़ने लगा है? क्या मैंने अपने ही हाथ से अपनी खुशियों का गला घोट दिया है? काव्या ने अपनी हथेलियों को गौर से देखकर खुद से ही सवाल किया। काव्या इसी कश्मकश में उलझी थी कि तभी माइक्रोवेव ने फिर से प्रोग्राम एंड होने पर टी टी की आवाज की तो वो उठकर किचन में चली आई। काढ़े का कप एक तरफ रखकर उसने सूप से भरा बाउल उठाया और स्पून से एक छोटी सी सिप ली। भूख का एहसास और श्लोक के बनाए गए सूप के टेस्ट ने कुछ पल में ही उसे पूरा सूप पीने पर मजबूर कर दिया। सूप पीने के बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग आई। मिस्टर श्लोक, काव्या ने शरारती भरे अंदाज में कहा, शायद मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी थी, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना? वो तो तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम मेरी एक शर्त पूरी कर पाओगे। काव्या के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उसके खुराफाती दिमाग को श्लोक को रोकने का आइडिया मिल गया है। रिसेप्शन पार्टी तक क्या श्लोक काव्या की शर्त मानकर शांत बैठेगा? क्या काव्या और श्लोक हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? श्लोक इस समय हर्षवर्धन मेहरा के सामने बैठा था। मेहरा इंडस्ट्री का वो आलीशान ऑफिस हर्षवर्धन मेहरा ने खासकर श्लोक के लिए ही बनवाया था ताकि वो यहाँ की भाग दौड़ संभाल सके। लेकिन लंदन से वापस आते ही श्लोक ने ऑफिस नहीं ज्वाइन करने का फैसला सुना दिया था। हर्षवर्धन मेहरा काफी देर से माथे पर बल लिए कुर्सी से टेक लगाए बैठे थे। कुछ पलों के लिए श्लोक एक फाइल को उलट पलट कर देखने लगा, लेकिन हर्षवर्धन मेहरा को कुछ भी बात न करते देख उसने फाइल टेबल पर रखते हुए गला खंखार कर कहा, डैड प्लीज, बस आज भर के लिए आपको ये नाटक जारी रखना होगा। हर्षवर्धन मेहरा ने माथे को हाथ से सहलाते हुए श्लोक की तरफ देखा, फिर थोड़ी नर्म अंदाज में बोले, तुमने मुझे समझा क्या है श्लोक? इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होकर अपने से छोटे कंपनी के ओनर से मैं बार बार अपनी बेइज्जती होते सुनूं? हाँ, माना कि तुमने शर्त रखी थी, लेकिन क्या एक शर्त के चलते तुम अपने पेरेंट्स की इंसल्ट करवाते रहोगे? डैड, श्लोक ने हताश होकर कहा, मुझे पता है कि मैंने आप और मॉम को काफी तकलीफ दी है, लेकिन भरोसा रखिए ये नाटक बस आज रात तक के लिए ही रहेगा। प्लीज आखिरी बार मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। हर्षवर्धन इससे पहले कुछ बोल पाते ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए सरिता मेहरा अंदर आई। श्लोक और हर्षवर्धन मेहरा दोनों ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। सरिता मेहरा कभी भी बिना कोई ठोस कारण के ऑफिस नहीं आती थी। सरिता मेहरा दोनों की नजरों के सवाल से बचते हुए सीधे हर्षवर्धन मेहरा से बोली, बेटा जब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाइए ना। सरिता मेहरा की बात सुनकर श्लोक और हर्षवर्धन मेहरा के चेहरे पर हैरानी के भाव उमड़ने लगे। हर्षवर्धन मेहरा ने सवाल किया, ये तुम बोल रही हो सरिता? कल तक तुम भी इस फैसले पर नाराज थी। हम दोनों का वहां रिसेप्शन में जाना महंगा पड़ सकता है। वो राणावत कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। उसे बस श्लोक से मतलब है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हर्षवर्धन मेहरा की शिकायत सुनकर सरिता मेहरा कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली, आप तो बेवजह इतना सोच रहे हैं। कल तक मुझे खुद इस बात से प्रॉब्लम थी
लेकिन मैंने रात भर गौर किया और अपने बेटे की खुशियों के सामने मुझे हर बात बेबुनियाद लगी। कहते हुए सरिता मेहरा ने श्लोक के सर पर हाथ फेर कर कहा, काव्या एक बहुत अच्छी लड़की है बेटा, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम इस नाटक में श्लोक का साथ दें तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। मॉम की बात सुनकर श्लोक भावुक हो उठा। उसने सरिता मेहरा का हाथ थाम कर कहा, थैंक यू मॉम, मेरे हर फैसले में मेरा साथ देने के लिए। सरिता मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, अरे पागल, माँ को कैसा थैंक्स? जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? काव्या को लेकर पार्लर भी जाना होगा ना, और रिसेप्शन वेन्यू भी तो दूर है। ओके मॉम, बाय डैड। बोलते हुए श्लोक कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकल आया। उसने मन ही मन खुद से कहा, मॉम डैड, मेरे प्यार पाने की जिद ने आप दोनों को काफी तकलीफ पहुंचाई है। मैं कभी भी आप दोनों की इंसल्ट नहीं करना चाहता था। बस रिसेप्शन पार्टी तक मैं ही नाटक जारी रखूंगा, फिर काव्या को उसके घर छोड़ाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। सोचते हुए श्लोक ने मोबाइल जेब से निकालकर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही श्लोक ने कहा, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आप पेपर्स रेडी कर दीजिए। कॉल कट करते ही वो तेज कदमों से चलकर बिल्डिंग से बाहर निकल आया। क्या श्लोक ने सच में काव्या को डिवोर्स देने का इरादा कर लिया था? इधर ऑफिस के अंदर हर्षवर्धन मेहरा बेचैनी से सरिता मेहरा की तरफ देखते हुए माथे पर उभर आई शिकन को मसल रहे थे। सरिता ने उकता कर कहा, क्या हो गया है आपको? इतनी टेंशन लेकर खुद की तबीयत खराब करनी है क्या? और टेंशन तो तुमने मुझे दे दी है। हर्षवर्धन मेहरा उखड़े लहजे में बोले, मैं कम से कम इस बात से संतुष्ट था कि इस रिसेप्शन पार्टी में तुम भी मेरे न जाने के फैसले पर हामी भरोगी, लेकिन तुमने तो उल्टा श्लोक से बोल दिया कि हम दोनों आएंगे। मुझसे नहीं होगा ये नाटक। हर्षवर्धन मेहरा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा उस राणावत के सामने, आज फिर से कोई ना कोई तमाशा करके मेरी बेइज्जती करेगा। हर्षवर्धन मेहरा का तर्क सुनकर सरिता मेहरा ने उन्हें शांत करने के लिए पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने जब कोई फैसला आपसे बिना पूछे लिए हैं तो उसके पीछे वजह भी बड़ी होगी। और आपको हो क्या गया है? इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होकर उस राणावत से डर रहे हैं? मैं कोई डर नहीं रहा हूँ, हर्षवर्धन मेहरा ने दो टुक लहजे में कहा। उन जैसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाना आता है मुझे, वो तो बस लोग की वजह से मैं खामोश हूँ। हाँ तो यही खामोशी आज शाम तक के लिए जारी रखिए। नहीं, सरिता मेहरा ने कहा तो हर्षवर्धन मेहरा ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो? सरिता मेहरा ने धीमे लहजे में कहा, बस इतना समझ लीजिए कि आज की रिसेप्शन पार्टी में राणावत साहब और उनकी बेटी का ऐसा मजाक बनेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। सरिता मेहरा की बात सुनकर हर्षवर्धन मेहरा ने उलझे अंदाज में पूछा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, सरिता मेहरा ने रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कहा। जो भी तमाशा होगा वो काव्या खुद करेगी, और श्लोक को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसके माँ बाप का नजरिया उस लड़की के बारे में कितना सही था। उफ, तुम प्लीज ये पहेलियां मत बुझाओ, मुझे पूरी बात बताओ, हर्षवर्धन मेहरा ने छल्ला कर कहा। तो सरिता मेहरा ने इत्मीनान से कहा, आपको पूरी बात खुद पार्टी का हिस्सा बनने पर पता चल जाएगी, लेकिन अगर आप राणावत की बेइज्जती होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आज की पार्टी में आपको मेरे साथ चलना ही होगा। सरिता मेहरा की बात सुनकर हर्षवर्धन मेहरा ने अनमनी ढंग से ही सही लेकिन रिसेप्शन में जाने की हामी भरती थी। अब आएगा ना खेल में मजा। सरिता मेहरा ने मन ही मन खुशी मनाई। अब तो बस उन बाप बेटी के चेहरे की उड़ी रंगत देखनी है मुझे, जब मैं सबके सामने उन दोनों की शराफत का पर्दा फाश करूंगी। दोपहर के 1 बज चुके थे। काव्या को तो न श्लोक का कॉल आया था और न ही आदर्श का। अब उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी और वो पूरे फ्लैट को घूम घूम कर चीजों का जायजा ले रही थी। हॉल से घूमते हुए वो श्लोक के कमरे के सामने रुकी। जहन में वही पहले दिन की तस्वीर घूम उठी जब वो फ्लैट के अंदर आते ही इस कमरे के अंदर चली गई थी। कमरा सजा हुआ देखकर श्लोक को उसने कितना कुछ भला बुरा सुना दिया था। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। जब मैंने साफ साफ तुम्हें कहा था कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इन सब चीजों का क्या मतलब है? काव्या के दिमाग में वो दृश्य वापस से चलने लगा। उसने चीख कर कहा था, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना है, ये सब मेरे सामने से हटाओ वरना। तब श्लोक ने भी उसके चिड़े हुए तेवर को देखकर कड़ी लहजे में कहा था, वरना क्या कर लोगी? घर छोड़कर चली जाओगी तो जाओ। लेकिन तब घर छोड़ने की बात सुनकर काव्या को कोई सुदबुगाहट नहीं हुई थी। वो तो सही मौका मिलने के इंतजार में थी। और अब जबकि श्लोक ने खुद उसे डाइवोर्स देने की बात कही है तो उसका दिल इस फैसले पर उसका साथ नहीं दे रहा था। अपने पिछले रवैये का सोचकर काव्या को एक बार फिर से शर्मिंदगी का एहसास हुआ। श्लोक ने मुझे तब भी तो घर छोड़कर जाने को कहा था, तब मुझे उसकी बात इतनी बुरी नहीं लगी थी। काव्या ने खुद से कहा, 2 दिन में मुझे ऐसा क्या हो गया है कि जब उसने मुझे छोड़ने की बात कही तो मुझे बुरा फील हुआ। आखिर क्यों? काव्या ने हल्के हाथ का धक्का देते हुए दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गई। श्लोक ने कमरे में हर चीज करीने से रखा था, यहाँ तक कि चादर पर भी एक सिलवट का निशान नहीं था। चादर पर हाथ फेरते हुए काव्या ने खुद से कहा, जब से मैं श्लोक की लाइफ में आई हूँ उसकी नींद उड़ा दी है। उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक होगी भी या नहीं। खुद से ही सवाल करके काव्या फिर से उलझ गई। मुझे श्लोक की फिक्र क्यों हो रही है? सरिता मेहरा आखिर किस तमाशे की बात कर रही है? क्या वक्त रहते काव्या को श्लोक के लिए अपने बदलते जज्बात का एहसास होगा? श्लोक के लिए अपने उभरते एहसास को झटकते हुए काव्या चादर पर से हाथ हटाकर कमरे में रखी चीजों को गौर से देखने लगी। पहले दिन तो पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और टेबल पर भी फूल से भरा वास रखा था, लेकिन आज टेबल पर लैपटॉप, चार्जर, पेन और एक मोटी सी डायरी रखी थी। साथ में न्यूज़पेपर कवरिंग में लिपटी करीने से कुछ किताबें रखी थी। काव्या ने आगे बढ़कर एक किताब उठा ली और उलट पलट कर उसे खोलकर नाम पढ़ा, ब्यूटी एंड द बीस्ट। काव्या ने कंधे झटकते हुए दूसरी किताब उठाई और उसका नाम पढ़ा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। दूसरी किताब का नाम पढ़ते हुए उसकी भवें जरा से सिकुड़ी। तीसरी किताब उसने झट से उठाकर देखा, गुनाहों का देवता। तीसरी किताब का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे।
चौथी किताब उठाकर नाम देखने की हिम्मत उसने नहीं की। ये कैसे हो सकता है? श्लोक के टेबल पर रखी किताबों का नाम देखकर काव्या को किसी बात की आशंका हुई। ये कैसे हो सकता है? काव्या खुद में ही बड़बड़ाई। ये सारी किताबें तो मैंने अजिंक्य को गिफ्ट की थी, तो ये श्लोक के पास क्या कर रही है? फिर खुद को ही डपटते हुए कहा, तू भी ना काव्या, अब एक जैसे नाम की तो इतनी सारी किताबें हैं, हो सकता है श्लोक को भी ये किताबें पढ़ने का शौक हो। काव्या ने जल्दी से किताबों को परे सरकाया और फिर डायरी की तरफ देखा। कुछ सोचकर उसने डायरी उठा ली। पहला पन्ना खोलकर देखा। काली स्याही से कुछ शब्द लिखे थे। आज मैंने पहली बार उसे देखा था। आसमानी रंग उसके ऊपर काफी जच रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें। आगे लिखे गए शब्द इससे पहले कि काव्या पढ़ पाती, डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। डायरी वहीं रखकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। गेट के बाहर उसका ड्राइवर मौजूद था। काव्या सवालिया नजरों से इधर उधर देखते हुए पूछ बैठी, आदर्श नहीं आया? ड्राइवर ने सर हिलाकर कहा, राणावत साहब ने आदर्श बाबा को आने से मना कर दिया और हमें आपको लाने को भेजा है, इसलिए आप तुरंत मेरे साथ चलिए। राणावत साहब ने आपको सीधे पार्लर छोड़ने का ऑर्डर दिया है। ड्राइवर की बात सुनकर काव्या चिढ़कर बोली, ऑर्डर देने के सिवा मिस्टर राणावत को आता ही क्या है? फिर कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में गई। साइड टेबल पर रखा पर्स उठाया और दनदनाते हुए बाहर निकल आई। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले अचानक उसे कुछ याद आया और वो झट से श्लोक के कमरे में चली गई। टेबल पर रखी डायरी उठाकर अपने पर्स में डालते हुए खुद से कहा, इसे आराम से पढ़ूंगी। हाँ, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गलत है, लेकिन टाइपोस को अगर कुछ दिनों के लिए टालना है तो मुझे श्लोक की किसी न किसी कमजोर कड़ी के बारे में पता लगाना ही होगा। काव्या बीबी चले। बाहर से ड्राइवर ने पुकारा तो काव्या झट से कमरे से बाहर निकल आई और फ्लैट लॉक करके ड्राइवर के पीछे पीछे नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। दोपहर के 2 बजे के करीब श्लोक अपार्टमेंट वापस पहुंचा तो फ्लैट लॉक देखकर उसका दिल थक से रह गया। श्लोक ने मन ही मन कहा, कहीं काव्या सच में तो घर छोड़कर नहीं चली गई। हाँ, मैंने सुबह गुस्से में उससे ये बात कही थी, लेकिन श्लोक मन महसूस कर रह गया। फ्लैट के अंदर जाकर भी उसके हाथ निराशा ही लगती, इसलिए उसने घर वापस लौटना ही बेहतर समझा। मॉम और डैड के साथ टाइम से वेन्यू पहुंच जाऊंगा, श्लोक ने खुद से कहा। वैसे भी काव्या कौन सा मुझे कॉल करके साथ आने को कहेगी। ढेर सारी उदासी और निराशा के साथ श्लोक अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, श्लोक जीजू। आवाज सुनकर श्लोक ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूर पर आदर्श खड़ा हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। श्लोक अपनी जगह पर ठहर गया तो आदर्श तेज कदमों से चलकर आया। उसने हाँफते हुए पूछा, आप लोग कहीं गए थे क्या? श्लोक ने कंधे उचकाकर कहा, मैं अकेले ही गया था, काव्या तो घर पर थी और शायद अब तुम्हारी गाड़ी में बैठी हो। बोलते हुए उसने गर्दन टेढ़ा करके कुछ दूर खड़ी आदर्श की गाड़ी की तरफ इशारा किया। श्लोक की बात सुनकर आदर्श ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं दी मेरे साथ नहीं है, मुझे तो फ्लैट नंबर नहीं पता था, इसलिए काफी देर से दी को कॉल भी लगा रहा हूँ, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। क्या काव्या तुम्हारे साथ नहीं है? श्लोक के मुंह से निकला और वो जल्दी से अपार्टमेंट के नीचे बैठे गार्ड के पास गया और सीधे सवाल किया, कुछ देर पहले क्या मेरी वाइफ अपार्टमेंट से बाहर निकली थी? गार्ड ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सी वाइफ सर? इतने सारे अपार्टमेंट है, हम सबका चेहरा थोड़ी ना पहचानते हैं। उफ, श्लोक ने खींच कर कहा, अपना रजिस्टर दिखाओ। गार्ड ने रजिस्टर सामने कर दिया तो श्लोक ने उसे गौर से देखा। 1:10 पर काव्या की एंट्री हुई थी। ये देखते ही श्लोक का सिर चकरा गया। उसने आदर्श की तरफ देखकर पूछा, मैंने सुबह काव्या को बता दिया था कि तुम उसे लेने आ रहे हो, तो फिर वो कहाँ चली गई? श्लोक की बात सुनते ही गार्ड ने जल्दी से कहा, अच्छा ये वाली मैडम जो आधे घंटे पहले यहाँ से गई है? हाँ सर, उन्हें तो लेने एक बड़ी सी गाड़ी आई थी और उसके ड्राइवर से भी हमारी काफी इधर उधर की बातें हुई थी। उन्होंने तो हमसे मिस्टर मेहरा का फ्लैट नंबर पूछा था। अच्छा, गार्ड बड़बड़ाया, आप है मिस्टर मेहरा? गार्ड की बात सुनते ही आदर्श के कान खड़े हो गए। उसने झट से कहा, ड्राइवर, लेकिन दी को तो मैं पिक करने वाला था। आदर्श की बात को नजरअंदाज कर श्लोक ने गार्ड से पूछा, ड्राइवर से क्या बात हुई थी तुम्हारी? गार्ड ने कंधे झटकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस यही बोल रहा था कि मालिक का पालतू कुत्ता बनकर रह गया हूँ, अब यहाँ उनकी नखरीली बेटी को लेने आया हूँ और आज के बाद उसकी किस्मत बदल जाएगी। गार्ड की बात सुनकर श्लोक सोच में पड़ गया। सामने लगी सीसीटीवी कैमरा को देखकर उसने कहा, उसका हुलिया तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा, जरा फुटेज दिखाना। श्लोक की बात सुनकर गार्ड ने 2 टुक अंदाज में कहा, हम ऐसे कैसे दिखा दे, आपको सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। गार्ड की बात सुनकर श्लोक की तंवरियां चढ़ गई। उसने दांत पीस कर कहा, मेरी बीवी गायब है और मैं यहाँ तुम्हारे सेक्रेटरी का इंतजार करता रहूं, अगर वो फुटेज मुझे अभी के अभी नहीं दिखाई तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। श्लोक की धमकी सुनते ही गार्ड शांत हो गया और चुपचाप गार्ड रूम के अंदर जाकर फुटेज ऑन कर दिया। आदर्श भी पीछे पीछे गार्ड रूम के अंदर आ पहुंचा। दोनों 1 घंटे पहले की फुटेज देखने लगे जिसमें काव्या ड्राइवर के पीछे पीछे अपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। आदर्श ने जैसे ही ड्राइवर का चेहरा देखा उसके मुंह से आवाज निकला, गणेश। श्लोक ने जल्दी से पॉज का बटन दबाया और पूछा, तुम जानते हो उसे? मतलब ये घर का ड्राइवर है ना? हाँ, लेकिन आदर्श कहते हुए ठिठका। फिर श्लोक को बाहर आने का इशारा किया। गार्ड को वहीं छोड़कर श्लोक उसके साथ बाहर आया तो आदर्श ने धीमे लहजे में कहा, जीजू ये गणेश है, डैड का ड्राइवर, लेकिन 2 दिन पहले चोरी के इल्जाम में इसे डैड ने नौकरी से निकाल दिया था। दी को ये बात पता नहीं थी, शायद इसलिए वो गणेश के साथ चली गई। आदर्श की बात सुनते ही श्लोक के माथे पर बल बढ़ गया। काव्या कहीं किडनैप तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो कहाँ होगी? श्लोक ने आदर्श की तरफ देखकर सवाल किया, उस गणेश का कोई नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। आदर्श ने झट से मोबाइल निकालकर नंबर ढूंढते हुए कॉल मिलानी चाहिए तो श्लोक ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहा, नंबर ट्रेस करवाना है, फिलहाल तो इसी नंबर से हम काव्या तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जीजू, आदर्श ने सतपकाते हुए कहा, अगर गणेश ने ये सब बदले के लिए किया है तो वो अपना नंबर क्यों ऑन रखेगा? श्लोक ने किसी नंबर पर मैसेज करते हुए कहा, सिर्फ गणेश का नहीं, काव्या का नंबर भी ट्रेस करने को भेज दिया है।
श्लोक की बात सुनकर आदर्श ने सहम कर पूछा, घर पर क्या बताऊंगा? कुछ नहीं। बोलते हुए श्लोक ने आदर्श के हाथ से गाड़ी की चाबी ली और कहा, एड्रेस मिल चुका है, आओ मेरे साथ। बोलते हुए श्लोक ने ड्राइविंग सीट संभाली तो आदर्श भी हड़बड़ाते हुए साथ वाली सीट पर जा बैठा। हम जा कर रहे हैं? आदर्श ने पूछा तो श्लोक ने गाड़ी को मेन रोड पर घुमाते हुए कहा, FYP मेकअप स्टूडियो। काव्या क्या सच में किडनैप हो गई है? काव्या के अचानक गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? काव्या क्या सच में किडनैप हो गई थी? इस बात का पता लगाने के लिए श्लोक और आदर्श काव्या को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ काव्या, जिसको गणेश FYP मेकअप स्टूडियो ले गया था, वो बेफिक्री से सोफे पर बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसने मेकअप स्टूडियो को गौर से देखकर सबसे पहले गणेश से यही सवाल पूछा था, डैड ने यहाँ का अपॉइंटमेंट बुक करवाया है? गणेश ने हामी में सिर हिलाया तो काव्या ने कुड़ते हुए कहा, इससे अच्छा तो मैं खुद से ही तैयार हो जाती। मुझे पार्लर के झमेले में पड़ना ही नहीं था। आदर्श को कॉल कर लेती हूँ। काव्या ने पर्स से जैसे ही मोबाइल बाहर निकाला कि तभी गणेश ने टोका, काव्या बीबी, आप क्यों टेंशन ले रही है? आपके तैयार होते ही हम वेन्यू पर आपको छोड़ देंगे। वैसे भी आदर्श बाबा इस समय फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। गणेश की बात सुनकर काव्या ने कुछ सोचकर मोबाइल पर्स के अंदर रखा और टांग पर टांग चढ़ाए अपनी बारी का वेट करने लगी। घड़ी पर निगाह डाली तो 3:15 हो रहे थे। फिर साथ वाली सीट पर रखे रिसेप्शन ड्रेस पर उचटती निगाह डाली। ब्राइडल रॉयल ब्लू कलर का गाउन था जिसमें छोटे छोटे सितारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन ड्रेस की चकाचौंध देखकर भी काव्या का मन नहीं बहला। फिलहाल के लिए उसके मन में एक ही शंका जन्म ले रही थी, क्या श्लोक सच में रिसेप्शन के बाद मुझे डिवोर्स दे देगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से वापस से उस घर में कैद हो जाऊंगी। मैं कैसे श्लोक को रोकूं? काव्या मैडम। तभी एक ब्यूटिशियन ने उसका नाम पुकारा तो वो उठकर अंदर चली गई। उसके वहां से जाते ही गणेश ने लंबी सांस छोड़ी और मोबाइल निकालकर किसी को कॉल मिलाते हुए कहा, मैं काव्या बीबी को ब्यूटी पार्लर ले आया हूँ। गुड। दूसरी तरफ से ऑर्डर मिला, काव्या जब तैयार हो जाए तो उसे सीधा मेरे बताए एड्रेस पर ले आना और ध्यान रहे उसे शक नहीं होना चाहिए। जी। गणेश ने माथे पर उभरते पसीने को हथेली से साफ करते हुए कहा, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना? अरे कैसी बातें करते हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, 2 लाख रकम के लिए इतना रिस्क तो बनता ही है। हंसी की आवाज के साथ साथ कॉल कट कर दी गई। गणेश ने मोबाइल स्क्रीन पर नजर जमाते हुए मन ही मन कहा, साहब ने बेइज्जती करके नौकरी से निकाला था, अब इतना तो वसूल करना तो बनता ही है। 3 बजने को थे और अब तक सरिता मेहरा को अजिंक्य रंधावा का पता नहीं मिल पाया था। वो तो सुबह से बेफिक्र घूम रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनके आदमी ने आकर उन्हें खबर दी कि अजिंक्य रंधावा तक वो नहीं पहुंच पाया तो सरिता मेहरा का पारा चढ़ गया। सामने रखे शोपीस को गुस्से में फेंकते हुए वो झल्लाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इस रिसेप्शन में जाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था और अब वो भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। सरिता मेहरा अपना सर थाम कर सोफे पर जा बैठी। 2 घंटे में रिसेप्शन शुरू होने वाला था और यहाँ अब तक उन्होंने काव्या के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत इकट्ठा नहीं किया था। अब सिर्फ कहानी बताकर तो वो श्लोक का विश्वास नहीं जीत सकती थी। क्या मालूम जयकिशन कोई चाल चलकर उनकी बात झूठ साबित कर दे। सरिता मेहरा ने झल्लाते हुए उस आदमी से जाने को कहा और खुद दिमाग पर जोर लगाते हुए कुछ सोचने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त उनका मोबाइल बजा तो उन्होंने बिना स्क्रीन पर नजर डाले सीधे कहा, अब कोई मनहूस खबर मत सुना देना, मुझे किसी भी तरह से अजिंक्य रंधावा का पता चाहिए। इतने शिद्दत से याद करने वाले को अजिंक्य रंधावा ने खुद ही फोन कर दिया है। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई पड़ी तो सरिता मेहरा को अपने कानों में करंट लगने जैसा एहसास हुआ। वो झट से सीधी होकर बैठ गई और मोबाइल स्क्रीन को घूरा जिसमें अननोन नंबर फ्लैश कर रहा था। फिर सकपकाते हुए पूछा, तुम अजिंक्य रंधावा? ये कैसे हो सकता है? तुम तो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर? आगे के शब्द सरिता मेहरा के गले में अटक कर रह गए। दूसरी तरफ से अजिंक्य के हंसने की आवाज के साथ साथ उसके बोल सुनाई पड़े, आपने बेवजह इतनी मेहनत की है मिसेस मेहरा। अगर हमें पता होता कि आप हमें शहर भर ढूंढ रही है तो हम खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। वैसे अजिंक्य एक पल को रुका फिर आगे बोल पड़ा, छवि को आपने काफी टॉर्चर किया। हाँ, बेचारी की क्या गलती थी? वो तो बस अपना फायदा देखकर पैसे हथियाने के ताक में लगी थी। लेकिन देखिए ना मिसेस मेहरा, छवि की वजह से मुझे बड़ा फायदा हो गया। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। अजिंक्य की बात सुनकर सरिता मेहरा को याद आया कि पिछले दिन उन्होंने ही छवि को अपना नंबर दिया था ताकि वो अजिंक्य का पता मिलते ही उन्हें कांटेक्ट करे। इसका मतलब? सरिता मेहरा ने गुस्से में कहा, छवि ने मुझे धोखा दिया है। वो तब से जानती थी तुम कहाँ हो और अनजान बने रहने का नाटक कर रही थी। नहीं मिसेस मेहरा, अजिंक्य ने समझाया, छवि पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? वो तो बेचारी खुद इस समय मुसीबत में घिरी पड़ी है, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। अब आखिर मैं भी जिद्दी आशिक ठहरा, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देता। खैर, आपको इस समय छवि से ज्यादा काव्या राणावत के रिसेप्शन में इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसेप्शन? सरिता मेहरा बड़बड़ाई, ओह, तो तुम्हें काफी कुछ पता है। फिर तो ये भी मालूम होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। काव्या का नाम खराब करना है, हो जाएगा, लेकिन उसकी 2 करोड़ कीमत भी लगेगी। वो क्या है ना, काम बड़ा है तो कीमत भी बड़ी मिलनी चाहिए। 2 करोड़? मिसेस मेहरा ने लगभग चीखा, तुम्हारा दिमाग खराब है? एक छोटे से नाटक के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत क्यों दूंगी तुम्हें? हाँ? क्योंकि अजिंक्य ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको अपने बेटे की खुशी ज्यादा प्यारी है और उससे ज्यादा अपना अभिमान। अब आप खुद बताइए, अपने अभिमान को परे सरकाकर खुद के बेटे की शादी में मध्यवर्गीय परिवार का हिस्सा बनने का नाटक करने में आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ना, और खासकर उस लड़की के लिए जो आपके बेटे के लायक ही नहीं है। बस, सरिता मेहरा ने बीच में ही टोका, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम काव्या की सच्चाई सबके सामने लेकर आओगे अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तब? सरिता मेहरा का तर्क सुनकर अजिंक्य ने चुटकी बजाकर कहा, आपको बस अंजाम से मतलब होना चाहिए मिसेस मेहरा।
क्यों, कैसे, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आखिर काव्या मेरी भी कुछ लगती है, उसे कैसे अपनी बातों के जाल में फंसना है ये मुझे अच्छे से पता है। बस आप पैसे तैयार रखिए और शाम के तमाशे का बेकरारी से इंतजार करिए। अपनी बात पूरी करके अजिंक्य ने कॉल कट कर दी। सरिता मेहरा कुछ देर तक उस अननोन नंबर को होड़ती रही, फिर खुद से बोली, 2 करोड़। अगर अजिंक्य ने मेरा काम कर दिया तो ये कीमत बहुत कम है, लेकिन अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पार्लर में बैठी काव्या आंख बंद करके अपना फेशियल करवा रही थी। इसी बीच गणेश ने उसकी ब्यूटिशियन को इशारा करके बाहर बुलाया और मुट्ठी में दबाए गए एक कागज की पुड़िया उसके हाथ में देकर कहा, मैडम की कॉफी में डाल देना। ब्यूटिशियन ने नजर बचाते हुए जल्दी से वो पुड़िया लेकर जींस की जेब में रखी और गणेश को घूरकर बोली, इस काम के बदले मेरे को 20,000 मांगता है। हाँ हाँ, गणेश ने खींचते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है। अब जाओ भी और ये कॉफी में डालकर मैडम को पिला दो। एक बार मैडम ये दवा पी ले, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ब्यूटिशियन कंधा झटक कर चली गई। बस एक मामूली सा पाउडर ही तो कॉफी में डालना था उसे, और उसके 20,000 रुपए मिल रहे थे। सवाल जवाब करके वो किसी भी तरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। ब्यूटिशियन के जाते ही गणेश ने वापस से उसी नंबर पर कॉल मिलाया और झट से बोल पड़ा, मैंने वो दवा भेज दी है, बस आधे घंटे बाद ही काव्या बीबी को लेकर निकलूंगा। दूसरी तरफ से अजिंक्य की शातिर आवाज सुनाई पड़ी, ध्यान रखना कि वो दवा किसी भी तरह उसके गले से नीचे उतर जानी चाहिए। ऑर्डर देकर अजिंक्य ने कॉल कट की और मोबाइल में मौजूद काव्या की तस्वीर पर उंगली फेरते हुए प्यार से कहा, प्यारी एक्स बीवी, माफ करना लेकिन कल वापस से तुम्हें देखकर मेरा दिल डूल गया था। माना कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन सुहागरात तो तुम्हें अपने इस पति के साथ ही मनानी पड़ेगी, वो भी अपनी मर्जी से। अजिंक्य ने काव्या को फांसने के लिए कैसी चाल चली है? क्या काव्या उसके जाल में फंस जाएगी? क्या सच में रिसेप्शन पार्टी में इसका तमाशा बन जाएगा? इधर पार्लर में मौजूद गणेश ने सरसरी नजर ब्यूटिशियन पर डाली। उसके कहे अनुसार ब्यूटिशियन ने कॉफी के मग में वो कागज की पुड़िया में मौजूद पाउडर खाली कर दी थी। गणेश ने ध्यान से उसे देखा। वो मग उसने जाकर काव्या के सामने रखते हुए कहा, मैडम, चेहरे का मेकअप होने से पहले आप ही कॉफी पी लें। एक बार मेकअप हो गया तो कई घंटों के इंटरवल के बाद आपको खाना पड़ेगा। काव्या ने अधखुली आंखों से टेबल पर रखी कॉफी का कप देखा, फिर हामी भरकर बोली, ठीक है, आप मेरा मास्क हटा दीजिए। ब्यूटिशियन अपने काम में लग गई और जब तक काव्या ने कॉफी का मग पूरा खत्म नहीं कर दिया, गणेश पर्दे के पीछे खड़ा उसे ही एक टक देखता रहा। जैसे ही काव्या ने खाली कप टेबल पर रखा, गणेश के होठों पर विजयी मुस्कुराहट बिखर आई और उसने जल्दी से मोबाइल बाहर निकालकर अजिंक्य को कॉल मिलाया। हेलो साहब, गणेश ने जल्दी से कहा, काव्या बीबी ने वो दवा पी ली है, अब इसका असर कितनी देर में शुरू होगा? इससे पहले कि अजिंक्य दूसरी तरफ से जवाब दे पाता, उसे कॉल कट होने का सिग्नल मिला। अजिंक्य ने मोबाइल खोल कर देखा। कमाल है, पता नहीं सही आदमी पर भरोसा किया भी है कि नहीं। अजिंक्य खुद में बड़बड़ाया, दवा का असर तो 1 घंटे बाद ही होना था, क्योंकि काव्या को होश आवाज में यहाँ लाना जरूरी था। उसके बाद तो वो जो भी करती सब कुछ दवा के असर में करती, और मैं इसी बात का फायदा उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता। फिर तो मेरे दोनों हाथों में सोने के अंडे होते। एक तरफ काव्या के पिताश्री को ब्लैकमेल करके पैसे हटता और दूसरी तरफ मिसेस मेहरा उन्हें सबूत देने के नाम पर बेवकूफ बनाता। लेकिन इन सब बातों के बीच मैंने एक बात तो पता ही नहीं लगाई। बड़बड़ाते हुए अजिंक्य ने उलझन भरी नजरों से मोबाइल स्क्रीन में काव्या की तस्वीर की तरफ घूर कर कहा, तुम्हारा दूसरा पति है कौन? और अगर वो इतना ही अमीर है तो तुमसे शादी करने के लिए उसने मध्यवर्गीय परिवार से होने का नाटक क्यों किया? ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। अजिंक्य सर खुजाते हुए सामने सोफे पर डरी सहमी बैठी हुई छवि को देखकर बोला, तुम्हें कोई आइडिया है काव्या के पति के बारे में? छवि ने बेबसी नजरों से अजिंक्य की तरफ देखा। उसके दोनों हाथ पीछे पीठ से लगकर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर टेप सटा हुआ था। छवि उस जगह से निकलने के लिए कसमसा रही थी। ओह छवि, अजिंक्य ने नरमी भरी आवाज में कहा, तुम क्यों बेकार में कोशिश कर रही हो? प्यार मुझसे करती हो और मुझसे ही आजादी चाहिए तुम्हें। बोलते हुए अजिंक्य चलते हुए छवि के पास आया और हौले से छवि के बालों पर हाथ फेर कर कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिर इतने सालों तक तुमने मेरी तपस्या ही तो की थी। हाँ, क्या हुआ? चंद पैसों के लिए वो प्यार डगमगा गया? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब बस तुम्हें मेरा आखिरी काम करना होगा। बोलते हुए अजिंक्य छवि के चेहरे के ऊपर झुकने लगा तो छवि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अरे, अजिंक्य ने हंसकर कहा, तुम तो शर्मा गई। अरे बाबा, अजिंक्य ने उसे कंधे से पकड़कर जबरदस्ती उसके चेहरे को अपनी ओर खींचकर कहा, मुझसे शादी करने का सपना बुन रही थी और मेरी नजदीकी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। खैर, अजिंक्य ने छवि का कंधा झटक कर उसे अपने से दूर ढकेलते हुए कहा, आज तुम्हारा ये आशिक अपनी एक्स वाइफ के साथ समय बिताने को बेताब है। एक बार वो चिड़िया वापस से मेरे जाल में फंस जाए, दोबारा उड़ने के लिए उसके पास पंख ही नहीं बचेंगे। फिर अजिंक्य ने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाकर कहा, फिर तो छवि तुम्हें इस पूरे कांड की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मजबूरी में ही सही, ताकि तुम्हारा आशिक खुली फिजाओं में खुलकर सांस ले सके और मौका देखते ही ये देश छोड़ दे। पिछली बार की तरह मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। काव्या ने तो मुझे जेल में सड़ाने का पूरा जुगाड़ कर लिया था, लेकिन अजिंक्य ने छवि की तरफ वापस से देखकर कहा, लेकिन तुमने सही वक्त पर आकर मुझे उस कटघरे में सड़ने से बचा लिया। इसलिए अजिंक्य ने छवि के कान के पास जाकर सरगोशी भरे लहजे में कहा, एक एहसान के बदले मैं भी तुम्हारे ऊपर एहसान ही करूंगा। तुम्हारे परिवार वालों की जान मात्र 5 लाख रुपयों में बख्श दूंगा। पूरी रात का समय तुम्हारे पास, मुझे 5 लाख रुपयों का पता बताने के लिए, वरना। आगे की बात अजिंक्य को पूरी करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने तरह भरी निगाहों से छवि की तरफ देखा, फिर अपना मोबाइल उठाकर गुनगुनाते हुए दूसरे कमरे में चला गया। सोफे पर उखड़ी बैठी छवि बेआवाज रो रही थी। जलन में आकर उसने अपना ही नुकसान कर लिया था। लोभ में आकर काव्या जैसी सच्ची दोस्त उसने खो दी थी।
और अब उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अजिंक्य ने उसे चालाकी से अपने खेल का मोहरा बनाया था और वो अब इसी मोहरे से अपना सबसे बड़ा दाव खेलने जा रहा था, जिससे काव्या के साथ साथ उसकी जिंदगी भी तबाह होने वाली थी। गणेश ने आखिर अचानक से कॉल क्यों कट कर दी थी? पार्लर में मौजूद गणेश इससे पहले कि अजिंक्य से उस दवा के असर के बारे में जान पाता, वहां कांच के पार से उसे एक गाड़ी रुकती हुई दिखी और जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर से आदर्श को निकलते हुए देखा, वो पूरी तरह से बौखला गया। गणेश ने झट से मोबाइल जेब में डाला और रिसेप्शनिस्ट से वॉशरूम का पता पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़े गुस्से में कहा, लेडीज पार्लर में जेंट्स वॉशरूम का क्या काम, चुपचाप बाहर कहीं चले जाओ। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर गणेश ने हड़बड़ाकर बाहर देखा। आदर्श किसी और लड़के के साथ लगभग पार्लर के अंदर आने ही वाला था। गणेश ने जल्दी से 500 का नोट आगे करके कहा, जल्दी जल्दी में हूं मैं, प्लीज रास्ता बता दीजिए मैडम। रिसेप्शनिस्ट ने 500 का नोट अपनी तरफ सरकाते हुए कहा, वो पतली सी लॉबी दिख रही है ना, वहीं से दाएं मुड़ जाना, और हाँ जरा जल्दी। रिसेप्शनिस्ट ने वार्निंग दी, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें वॉशरूम का रास्ता बताया है। गणेश हामी भरते हुए तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तभी पार्लर का दरवाजा खुला और श्लोक आदर्श के साथ अंदर आ धमका। रिसेप्शनिस्ट ने दोनों को सवालिया नजरों से देखा तो श्लोक ने आगे बढ़कर कहा, मेरी वाइफ मिसेस काव्या राणावत की अपॉइंटमेंट थी यहाँ पर। रिसेप्शनिस्ट ने सर हिलाकर कहा, हाँ मैडम तो अभी अंदर है, अपॉइंटमेंट तो 3 से 6 बजे तक की थी, आप लोग थोड़ा जल्दी ही आ गए। बोलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने घड़ी पर सरसरी नजर डाली जिसमें 4:10 ही बजे थे। आदर्श, श्लोक ने पीछे खड़े आदर्श से कहा, तुम पता लगाने की कोशिश करो गणेश कहाँ है, मैं तब तक काव्या को लेकर आता हूँ। बोलते हुए श्लोक ने जैसे ही अंदर जाना चाहा कि रिसेप्शनिस्ट ने फिर से टोका, सर ऐसे अपॉइंटमेंट के बीच आप मैडम को नहीं ले जा सकते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम अपना नुकसान कर लें? आधी पेमेंट। रिसेप्शनिस्ट की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने टेबल पर क्रेडिट कार्ड रखकर दबी आवाज में कहा, जितना पैसा हुआ है वो सब काट लो, लेकिन मैं अपनी वाइफ को इसी वक्त यहाँ से लेकर जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट का मुंह बन गया। उसने चुपचाप क्रेडिट कार्ड उठाकर उसकी डिटेल्स डाली और तय रकम डालकर कार्ड वापस श्लोक की तरफ बढ़ाकर कहा, लेकिन मैडम के साथ तो कोई और आया था और उसने मुझसे खुद कहा था कि पेमेंट कैश में की जाएगी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते ही श्लोक चौकन्ना हो गया। उसने जल्दी से पूछा, मैडम के साथ कौन आया था और इस वक्त वो कहाँ पर है? वो रिसेप्शनिस्ट ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, श्लोक। श्लोक को पार्लर में देखकर काव्या के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी के भाव भी थे। क्या श्लोक मुझे लेने आया है? काव्या ने मन ही मन खुद से कहा और सरसरी नजरों से श्लोक की तरफ देखने लगी। अभी उसका मेकअप पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आंखों के पोरों में गहरे काले काजल को देख श्लोक की धड़कनें तेज गति से बढ़ने लगी। काजल की सियाही ने काव्या की आंखों की खूबसूरती को और निखार दिया था। दी। तभी आदर्श की आवाज सुनकर श्लोक ने अपने मन को संभाला और पीछे हटते हुए आदर्श को रास्ता दिया। आदर्श को वहां देखकर काव्या ने सवालिया नजरों से उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दवा का क्या असर होगा काव्या के ऊपर? क्या काव्या अजिंक्य के जाल में फंस जाएगी? गणेश क्या पकड़ा जाएगा? आदर्श को श्लोक के साथ पार्लर में देखकर काव्या ने हैरानी जताई तो आदर्श ने झट से कहा, मैं तो आपको पिक करने के लिए आया था दी। क्यों? काव्या ने सरसरी नजर आदर्श पर डालकर सवाल किया, तुम्हारी तो अभी फुटबॉल प्रैक्टिस थी ना, और वैसे भी मिस्टर राणावत ने तुम्हें मुझे लाने से मना किया था ना। बोलते हुए काव्या के चेहरे पर अपने डैड के प्रति रुखाई छा गई। आदर्श ने कुछ बोलना ही चाहा कि श्लोक ने टोका, काव्या मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आदर्श ने मुझे इस पार्लर का एड्रेस बताया था, अब चलो हमारे साथ। क्यों? काव्या ने आदतन अपने कड़क अंदाज में पूछा तो श्लोक की भाभी तन गई। उसने काव्या की ओर कदम बढ़ाया और रौबदार लहजे में कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एज अ हस्बैंड मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हें कहीं से भी ले जाने की और पिक करने की, और अब कोई सवाल जवाब नहीं। बोलते हुए श्लोक ने काव्या की आंखों में घूर कर देखा और वापस मुड़ गया। श्लोक की बात को काटने की हिम्मत इस बार काव्या भी नहीं कर पाई। उसने चुपचाप अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर से उठाया और श्लोक के पीछे पार्लर से बाहर निकल आई। गाड़ी की पिछली सीट पर वो मुंह बसोर कर बैठ गई। श्लोक ने उसे नजरअंदाज कर आदर्श से कहा, तुम काव्या को लेकर घर जाओ और ध्यान रखना कि तुम्हारी गाड़ी का कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मैं जरा इस गणेश नाम की कुत्ती को सुलझा कर आता हूँ। आदर्श ने टोका, लेकिन जीजू दी तो हमें मिल गई है ना, तो अब इस मामले को आगे क्यों घसीटना? रही गणेश की बात तो मैं डैड को उसके बारे में बता दूंगा, उसने बस डैड से बदला लेने के लिए किडनैपिंग का खेल रचा होगा जिसमें अब वो खुद फंस गया। नहीं, श्लोक ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे ये आम किडनैपिंग का प्लान नहीं लग रहा, और वो भी एक आम ड्राइवर तो इसे अकेले बिल्कुल भी अंजाम नहीं दे पाएगा। काव्या तक पहुंचने की कोशिश कोई और ही कर रहा है, वो भी इस तरीके से कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो, वरना काव्या का मोबाइल उसके पास नहीं छोड़ जाता। मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। बोलते हुए श्लोक ने आदर्श के कंधे को थपथपाया, अपना और दी का ख्याल रखना और मुझे घर पहुंचते ही मैसेज कर देना। श्लोक को वापस पार्लर के अंदर जाता हुआ देखा। काव्या ने हैरानी से आदर्श की तरफ देखा जो अब तक ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। उसने अनमनी ढंग से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और श्लोक कहाँ गया? दी। आदर्श ने गाड़ी चाबी से स्टार्ट करते हुए कहा, जीजू को कोई काम था और मैं आपको घर ले जा रहा हूँ। अब इन आधे अधूरे मेकअप में भूतनी बनकर खुद की रिसेप्शन पार्टी में आने का इरादा है क्या? आदर्श ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा तो काव्या ने घूर कर उसे देखा। काव्या का तेवर देख आदर्श ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, लेकिन काव्या की नजर पार्लर के कांच पर ही जमी हुई थी, जहां पर श्लोक एक हाथ जीन्स की जेब में डाले बेचैनी से खड़ा था। उसकी चिड़ी हुई त्योरियां देखकर काव्या को अंदाजा हुआ कि जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। काव्या खुद से ही सवाल करने लगी, ऐसा क्या हुआ कि श्लोक खुद मुझे लेने आ गया, और आया भी तो मेरे साथ जाने के बजाय वापस पार्लर क्यों चला गया? क्या छुपा रहे हैं दोनों मुझसे? मन ही मन सोचते हुए काव्या ने आदर्श की तरफ देखा, फिर भोलेपन से कहा, आदर्श मैं कैसे तैयार होंगी?
मेरी रिसेप्शन की ड्रेस तो पार्लर में ही रह गई, हमें वापस चलना होगा। नहीं, आदर्श ने झट से कहा, आपकी रिसेप्शन की ड्रेस तो घर पर मौजूद है और आपको तैयार करने के लिए पहले से वहां ब्यूटिशियन मौजूद है। क्या? काव्या ने लगभग चीखा। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? एक तो घर से इतनी दूर अनजान जगह पर पार्लर बुक किया और अब मुझसे बोल रहे हो कि घर पर मुझे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ रही है। ऊपर से मेरी ड्रेस भी बदल दी गई। वो आदर्श हकलाने लगा। दी मैं आई मीन आदर्श को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। काव्या को अगर सच की भनक लग जाती तो वो बीच सड़क में ही गाड़ी रुकाकर नीचे उतर जाती, इसलिए उसने बहाना बनाना बेहतर समझा। वो जीजू, हाँ दी, वो श्लोक जीजू ने ऐसा करने को कहा था। आदर्श ने हड़बड़ाहट में श्लोक के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी। आदर्श का जवाब सुनकर काव्या सोच में पड़ गई। श्लोक ने ऐसा किया? काव्या खुद में बड़बड़ाई। लेकिन क्यों? सुबह तक तो उसका मूड बहुत खराब था। वो मुझे अपने सामने देखना तो दूर, मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था, और अब इतना पॉसेसिव होकर वो मुझे यहाँ लेने आ गया। ये सब चल क्या रहा है? काव्या को खिड़की के कांच के बाहर देखता हुआ पाकर आदर्श ने लंबी सांस छोड़कर खुद को रिलैक्स किया और मन ही मन कहा, बच गए, वरना दी के सवालों से बचना आसान नहीं है। ये तो जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा सवाल जवाब करती है। अब बस मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं और रिसेप्शन से पहले जीजू भी घर आ जाएं, फिर दी को सारी बात वहीं बता देंगे। आदर्श, काव्या की आवाज ने आदर्श के होंठों पर छाई राहत भरी मुस्कुराहट को गायब कर दिया। उसने डरते हुए पूछा, अब क्या हुआ दी? यार, काव्या ने खुद को पीछे की सीट पर लगभग धंसाते हुए कहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। 2 दिन पहले मैंने कितने तैश में कहा था कि श्लोक को छोड़ने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन अब क्या दी? आदर्श ने रियर व्यू मिरर में ही काव्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर सवालिया नजरों से पूछा तो काव्या ने एक पल रुककर जवाब दिया, अब मैं श्लोक को छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे और जानना चाहती हूँ, वो जैसा भी है, लेकिन मेरा उससे सिर्फ इस बात पर नफरत करना कि वो डैड की पसंद है, ये बात मुझे दिल ही दिल में कचोट रही है। श्लोक की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी ना इस शादी से, लेकिन मैंने हर कदम पर उसका भरोसा, उसका दिल तोड़ा है। रही सही कमी मेरी कड़वी बातों ने कर दी है। बोलते हुए काव्या ने सीट पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली और कहना जारी रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा आदर्श कि मैं श्लोक को कैसे रोकूं। सिंपल है दी, आदर्श ने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा, आप जीजू को अपने मन की बात बता दो, और आज शाम की पार्टी से अच्छा मौका तो वैसे भी नहीं मिलेगा। मैं कुछ देर के लिए आप दोनों के अलग मिलने का इंतजाम करवा सकता हूँ, लेकिन आगे क्या बात करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। आदर्श का सुझाव सुनते ही काव्या ने झट से मुंडी पलके खोल दी। हाँ, उसे और श्लोक को अकेले में बात करने की जरूरत थी, और वो भी पार्टी खत्म होने से पहले, ताकि वो श्लोक का मन बदल सके। लेकिन एक शंका अभी भी उसके मन को घेरी हुई थी, श्लोक पार्टी में शामिल तो होगा ना? पार्लर के अंदर मौजूद श्लोक मैगजीन उठाए बेफिक्री जताते हुए सोफे पर बैठा था। रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चल चुका था कि गणेश उन दोनों के अंदर आने से पहले ही वॉशरूम चला गया था, इसलिए वो आम से कस्टमर की तरह वहां पर बैठकर गणेश के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट गुजर चुके थे और जब गणेश को एहसास हुआ कि पार्लर के अंदर अब कोई भी मौजूद नहीं है, तो वो चुपके से बाहर निकल आया। बाहर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूर कर देखा तो गणेश ने हंसियानी हंसी हंसते हुए कहा, वो थोड़ा टाइम लग गया, कभी कभी हो जाता है। फिर जल्दी से पार्लर के गेट से बाहर निकल गया। सोफे पर बैठा श्लोक इसी इंतजार में था। गणेश के बाहर निकलते ही वो भी उसके पीछे पीछे पार्लर से बाहर आया। थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलकर जैसे ही गणेश ने ड्राइविंग सीट संभाली कि तभी श्लोक ने हल्के हाथ से खिड़की के कांच को थपथपाते हुए पूछा, भैया बैंड्रा चलोगे? गणेश अब तक श्लोक की पहचान से अनजान था। शादी में उसने दूल्हे को सहरे में ही देखा था और तब उसे ध्यान ही कहा था कि वो इस आम से दिखने वाले चेहरे को याद रखता। उसने कांच नीचे करते हुए जल्दी से कहा, माफ करना भाई, लेकिन मैं भाड़े पर गाड़ी नहीं चलाता, ये मेरी खुद की गाड़ी है। अच्छा, श्लोक ने हैरानी से पूछा, कमाल की बात है ना, आपकी ये गाड़ी उसी इनोवा गाड़ी से हूबहू मिलती है जो परसों रात वर्सोवा के पास बने पेट्रोल पंप से चोरी हुई थी। चोरी? गणेश का डर के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। वो मन ही मन खुद से बोला, ये किस चक्कर में फंस गया है तू गणेश? क्या गणेश श्लोक को सच्चाई बता देगा? अजिंक्य तक क्या श्लोक पहुंच जाएगा? काव्या कैसे अपने मन की बात श्लोक तक पहुंचाएगी? गाड़ी की चोरी होने वाली बात सुन गणेश ने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कल ही एक डीलर से सेकंड हैंड खरीदी है। बोलते हुए उसने झट से खिड़की के शीशे को ऊपर करना चाहा कि श्लोक ने बिजली की फुर्ती से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर धमकाया, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, अब चुपचाप बताओ ये गाड़ी किसकी है? श्लोक का तेवर देखकर गणेश ने सकपकाते हुए कहा, पता नहीं साहब, मुझे तो बस ये ऑर्डर मिला था कि इस गाड़ी में काव्या बीबी को पिक करना है और इस पार्लर में ड्रॉप करना है। और आगे के शब्द गणेश के गले में अटकने लगे तो श्लोक के हाथ की पकड़ उसके गर्दन पर मजबूत हो गई। श्लोक की आंखों में जुनून उतर आया था। अगर काव्या उसका ये रूप देख लेती तो शायद वो खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती। और गणेश के गले से मुश्किल से शब्द फूटे, काव्या बीबी को एक एड्रेस पर छोड़ देना था। श्लोक ने झट से गणेश का गर्दन छोड़ दिया और पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए बोला, मुझे उस लोकेशन पर ले चलो जहां तुम काव्या को ले जाने वाले थे। श्लोक का हाव भाव देख गणेश की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बता पाया कि उसने काव्या को ड्रग्स दिया है। वो अपना मुंह खोलकर किसी भी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए शांति से गाड़ी ड्राइव करने लगा। श्लोक की पैनी निगाह अपने ऊपर ही जमी हुई देखकर गणेश के माथे पर पसीने की बूंदें बार बार उभर रही थी। तभी श्लोक ने जेब से मोबाइल निकालकर किसी नंबर पर कॉल मिलाया। कॉल पिक होते ही उसने कहा, मैंने गाड़ी की डिटेल्स भेज दी है और वो ड्राइवर भी मेरे साथ है। हाँ, तुम पुलिस पे खबर कर दो। नहीं साहब, गणेश ने श्लोक की बात पूरी होने से पहले ही बीच में,
मैंने कोई गाड़ी नहीं चुराई साहब, मुझे तो बस इस गाड़ी की चाबी दी गई थी काव्या मैडम को उठाने के लिए। और अगर ये काम मैंने कर लिया होता तो मुझे 2 लाख रुपयों का वादा किया गया था। गणेश की बात सुनते ही श्लोक के होठों पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई। उसने मोबाइल की खाली स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ पर किसी को भी कॉल लगाने का नोटिफिकेशन नहीं था। उसने मोबाइल जेब में डालते हुए कहा, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो? गणेश ने अटकते हुए कहा, नाम तो पता नहीं साहब। 2 दिन पहले जब राणावत साहब ने मुझे नौकरी से निकाला था तो मैं काफी देर तक बंगले के बाहर ही खड़ा उन्हें भला बुरा बोल रहा था। पता नहीं मेरी बात किसने सुनी, लेकिन कल शाम जब मैं काम ढूंढकर थका हारा घर पहुंचा तो किसी अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे वर्सोवा के पास बने अपार्टमेंट का एड्रेस दिया जहाँ से मुझे ये गाड़ी पिक करनी थी। फिर एक और एड्रेस दिया जहाँ से मुझे काव्या बीबी को पिक करना था और उसके बाद उसी अपार्टमेंट वाले एड्रेस में छोड़ देना था। श्लोक ने गंभीर लहजे में पूछा, तो फिर काव्या को यहाँ इतनी दूर ब्यूटी पार्लर में लाने का क्या मकसद था? हाँ, वो गणेश ने जल्दी से कहा, वो अनजान आदमी ये चाहता था कि काव्या बीबी को किसी भी तरह का शक ना हो, इसलिए एक पार्टी के लिए गाउन भी हमें साथ ले जाने को दिया था। काव्या बीबी को रेडी करके हमें वहां ले जाने का ऑर्डर मिला था साहब। श्लोक ने दाढ़ी खुजाते हुए पूछा, काव्या इतनी भी भोली नहीं है जो इतनी आसानी से तुम्हारे झूठ के जाल में फंस जाती। वो अपने घर का रास्ता बखूबी पहचानती होगी। फिर पार्लर से वर्सोवा जाते रास्ते के बीच अगर उसने शोर मचाया होता या किसी को कॉल कर दिया होता तब क्या करते तुम? वो साहब, गणेश अटकते हुए बोला, काव्या बीबी को किसी भी तरह से शक नहीं हो सकता था क्योंकि श्लोक ने एक भाव उचकाते हुए गणेश को आगे की बात बोलने के लिए उकसाया तो गणेश ने धीमे लहजे में कहा, काव्या बीबी को एक तरह की दवा दी जानी थी। दवा का जिक्र सुनते ही श्लोक के कान खड़े हो गए। उसने गणेश को गाड़ी रोकने का इशारा किया और गाड़ी से नीचे उतरकर गणेश की ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर डैश में पूछा, कैसी दवा? कब दी दवा? उस दवा का क्या असर होगा काव्या के ऊपर? श्लोक का गुस्सा देख गणेश डर की मारी कांपने लगा। उसने थरथराते हुए कहने की कोशिश की, साहब मुझे नहीं पता साहब, उस दवा का क्या असर होगा काव्या बीबी पर, मुझे नहीं पता साहब। गणेश के सहमे चेहरे को देख श्लोक ने एक जोर का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए तेज आवाज में पूछा, वो दवा तुमने काव्या को कैसे पिलाई? कॉफी? गणेश हकलाते हुए बोला, पार्लर में जो कॉफी मिली थी उसी में मिला दी। गणेश की बात सुनते ही श्लोक का दिमाग फिर गया। उसने लगभग घसीटते हुए गणेश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसका कॉलर पकड़कर झंझोर कर पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो दवा कौन सी थी? उसका क्या जानलेवा असर हो सकता है? नहीं साहब, गणेश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हमें काव्या बीबी को मारना थोड़ी था, मेरा यकीन करो साहब। गणेश दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं लालच में आ गया था साहब, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की और किसी को मारने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, उन्हीं के खातिर मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया था। मुझे पुलिस के हवाले मत करना साहब, मत करना साहब। गणेश को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देख श्लोक ने गुस्से में कंधे को झटका और खुद को शांत करने के लिए मन ही मन खुद से कहा, रिलैक्स श्लोक, क्या कर रहा है तू? ये गणेश तो सिर्फ एक मोहर है। अगर काव्या के असली दुश्मन तक पहुंचना है तो तुझे उस एड्रेस पर छापा मारना चाहिए जहां गणेश काव्या को ले जाने वाला था। ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं लेकर जाऊंगा। श्लोक ने गला खंखार कर कहा तो गणेश डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। श्लोक ने कड़क लहजे में आगे कहा, तुम मुझे उस एड्रेस तक पहुंचाओगे और जब तक मैं वहां का सच पता नहीं कर लेता तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा ठिकाना, हुलिया, गांव का नाम, सबकी जानकारी है मेरे पास, इसलिए धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। जी साहब। गणेश ने छट से सर हिलाया। मैं तैयार हूँ साहब, बस आप मुझे इन सब झमेलों से बाहर निकाल लीजिए। वादा करता हूँ साहब, काव्या बीबी को मैं इस मुसीबत से निकालने के लिए जो बन पड़ेगा ना वो करने को तैयार हूँ साहब। गणेश की बात सुन श्लोक ने सिर हिलाया और फिर दोनों गाड़ी में जा बैठे। इस बार ड्राइविंग सीट श्लोक ने संभाली और गणेश के बताए हुए एड्रेस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। श्लोक के मन में सवालों की झड़ी लगी हुई थी और उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि काव्या को किस तरह की दवा दी गई है। इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो काव्या को कांटेक्ट करता ताकि उस दवा के असर को दूर करने का तरीका उसे बता सके, और ये जानकारी उसे वही जाकर मालूम हो सकती है जिसने काव्या तक धोखे से वो दवा पहुंचाई थी। इधर 5 बजे से पहले ही काव्या राणावत विला में मौजूद थी। आदर्श उसे अंदर जाने का बोलकर खुद गाड़ी पार्क करने लगा। दरअसल वो काव्या की नजरों से बचाकर श्लोक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। श्लोक ने कॉल तो पिक नहीं की, लेकिन 5 मिनट पहले आए उसके मैसेज को आदर्श गौर से पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था, काव्या को किसी तरह की मेडिसिन दी गई है जिसकी जानकारी उसे भी नहीं है। मैं उसी के बारे में पता लगाने जा रहा हूँ। दवा जानलेवा नहीं है, लेकिन तब भी तुम अपनी फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना। हो सके तो पार्टी में साथ ही ले जाना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और ध्यान रहे किसी तीसरे को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ओह गॉड। आदर्श भी मैसेज पढ़ते ही घबरा गया। फिर खुद के जज्बात को कंट्रोल करके डॉक्टर भास्कर को कॉल करके पार्टी वाली जगह का प्रॉपर एड्रेस दे दिया और यहाँ तक कि अपने फर्स्ट एड किट के साथ आने की रिक्वेस्ट की। इधर काव्या घर के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन घर में छाई खामोशी देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि आज यहाँ कोई रिसेप्शन पार्टी है। काव्या ने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि तभी सामने ही सोफे पर जयकिशन राणावत और काजल को बैठे देखा। दोनों दबे लफ्जों में बात कर रहे थे। दोनों के बीच वार्तालाप कम, किसी बात पर बहस छिड़ी हुई उसे ज्यादा महसूस हो रही थी। काजल राणावत आम दिनों से ज्यादा आज विचलित नजर आ रही थी और वो बार बार जयकिशन की किसी बात पर अपना विरोध जता रही थी। काव्या पर नजर पड़ते ही दोनों शांत हो गए, लेकिन काव्या दोनों के बीच होती लड़ाई का कारण जान चुकी थी, उसका घर में मौजूद होना। श्लोक क्या किसी मुसीबत में फंसने जा रहा है? काव्या के घर में शांत माहौल के पीछे का कारण क्या है? Subscribe for more episodes.